नमस्ते, स्वागत है आपका शब्दों के सफर के नए एपिसोड में। तो शब्दों के सफर के नए एपिसोड में इस पर हम आपके सामने लेकर आए हैं क्या राइटर को, डायरेक्टर को। इनका नाम है सचिन दारेकर। सचिन दारेकर जो है ये मराठी सिनेमा के जाने माने नाम है। ये जो है काफी सारे जो है सीरियल्स लिख चुके हैं मराठी सिनेमा में। ये कम से कम जो है 12-13 जो है आपके सीरियल्स लिख चुके हैं, 8-9 फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं, लिख भी चुके हैं जो है मराठी सिनेमा में। एंड साथ में ये काफी सारी वेब सीरीज को भी डायरेक्ट कर चुके हैं। इनकी रिसेंटली कुछ वेब सीरीज आई हैं, जैसे कि एक थी बेगम आई है, इनकी मायरी आई है। एंड साथ में जो है टीवीएफ का एक शो है जो वे फ्रॉम द कीबोर्ड जो है, वो भी एक जो है लिख चुके हैं, डायरेक्ट कर चुके हैं। तो आइए बात करते हैं सचिन दारेकर से, उनकी जर्नी के बारे में। इनकी क्या टेक है रीजनल सिनेमा के प्रति, जो कि ये मराठी सिनेमा से जुड़े हुए हैं। साहित्य के प्रति इनका क्या रुझान है और क्या एडवाइस ही देना चाहेंगे। एंड साथ में जो है नए जो एस्पायरिंग यंग एक्टर्स है, डायरेक्टर्स है, उनके लिए इनकी क्या इंस्पिरेशन रहती है, इनकी कितनी लंबी जर्नी से। एंड हाँ, ये बात करते हैं इनकी जर्नी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू शब्दों का सफर। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर फॉर द पॉडकास्ट। Yeah, thank you so much for inviting me for the podcast. And actually, uh, it will be I think it will be a very good fun experience यस। revisiting uh, past memories and the journey. यस, एब्सोल्युटली। For let's start with the podcast. Yeah, sure. श्योर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो फिर आपने मराठी सिनेमा में, टेलीविजन में आपने शुरुआत की है, और आपने हिंदी वेब सीरीज में भी आप काम कर चुके हैं। तो आप मराठी फिल्म इंडस्ट्री में मतलब आप कैसे आए, कैसे आपकी शुरुआत हुई, और शुरुआती सालों में मतलब आपने राइटर डायरेक्टर के तौर पे काम किया है, तो क्या लेसन सीखे आपने। मेरी शुरुआत तो खैर मैं कुछ सेवेंथ स्टैंडर्ड में था। जी। तो एक छोटे से नाटक में मैंने काम किया था। जी। जो होता है ना, वो कॉलोनी का एक हाँ जी। नवरात्रि का फंक्शन होता है। जी। और वो मैंने ही लिखा था, मैंने ही वो डायरेक्ट किया था 5-6 दोस्तों के साथ। मतलब जी। ऐसा पता नहीं था तब ये लिखना होता है, ये डायरेक्ट करना होता है, हम हाँ ऐसा जी। ऐसा करेंगे। एंड वो बहुत अप्रिशिएट हुआ, सबको बहुत अच्छा लगा। जी। एंड वो जो अप्लॉज था, तभी जो तालियां सुनी, तो लगा ये कुछ खास है, ये इंटरेस्टिंग है, ये मज़ा आ रहा है। हाँ तो जी। वो जहन में था। दूसरा ये था कि मेरे जो पिताजी थे, जी। उन्होंने मुझे ये बहुत एक अच्छी आदत लगाई थी कि जब से मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था तब से जी। हर छुट्टी में वो मुझे एक किताब ला के देते थे। हाँ जी। और वो किताब मतलब कोई भी हो, नॉवेल हो या फिक्शन, नॉन जी। फिक्शन काइंड हो। जी। एंड मुझे वो छुट्टियों में पूरी पढ़ के, छुट्टियों के एंड में वो उन्हें बताना होता था हाँ कि क्या जी। पढ़ा मैंने। जी। तो जो बड़े बड़े अच्छे नॉवेल्स थे या साहित्य था मराठी का, जी। वो बहुत ही कम उम्र से मैंने पढ़ना शुरू किया पिताजी की वजह से। एंड कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज के बारे में रुचि होना या भाषा के प्रति आपका एक अफेक्शन बढ़ता है ना, जी। वो बढ़ने लगा। जी। ऐसे राइटिंग सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था, जबकि जी। स्कूल में सब लोग जो दोस्त थे वो त्रस्त हो जाते थे ऐसे लिखने से। तो वहाँ से थोड़ा 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 वो बीज बोए गए। एंड देन थिएटर करना शुरू किया मैंने जब मैं जी। 11th 12th में था, कॉलेज में गया। जी। एंड दैट कॉम्पिटिशन, थिएटर बना प्ले कॉम्पिटिशन्स, वो मुझे मज़ा आने लगा वो सब करते हुए। बट एक छोटी सी रोक लगी उसमें जब मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली। जी। तो माता पिता का ऑब्वियसली ये था कि कुछ तो एक एजुकेशन बैकग्राउंड होना हाँ चाहिए, जी। एक एक डिग्री स्टेबल होनी करियर चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जी। तब इतने ऑप्शन थे नहीं, ओटीटी चैनल, टीवी चैनल इतना ज़्यादा था हाँ नहीं। जी। सिर्फ थिएटर एंड फिल्में थी और उसमें उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और कोई इसे कंसिडर नहीं करता था इस फील्ड को कि एज बहुत मतलब प्राइमरी करियर हो सके। जी। तो उनके पेरेंट्स की जिद के वजह से मैंने वो किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट की एंड हाँ देन जी। जॉब भी करने लगा। लेकिन तब मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ और वो जी। दौर ऐसा था ना कि मैं 99 पास आउट हूँ, कंप्यूटर साइंस में किया था मैंने जी। डिग्री। वो दौर ऐसा था कि आपके पास डिग्री है तो आपको अमेरिका का वीज़ा मिल रहा है। तो हाँ जी।
सब लोग भाग रहे थे, सिलिकॉन वैली वहां पे ग्रो हो रही थी। जी तो वो मुझे भी कहा गया कि पासपोर्ट बनाइए और आपको जाना है अगले 6 महीने में। और तब से मेरा वो रेस्टलेस वो जो था वो बढ़ने लगा कि मुझे जी मज़ा नहीं आ रहा है ये करने में, मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ। तो फाइनली मैंने रिजाइन कर दिया वो जॉब। सब मतलब घर में बहुत जी। शोक का माहौल था हाँ जी। कि वो एक हो स्टेबल गया जो करियर बेटा था। हाथ से गया। जी हाँ, ये अच्छी नौकरी थी, कैंपस में ही लगी थी। एंड देन ये अचानक से, "यार करना क्या चाहते हो?" तो मैंने बोला, "मेरे पास तो कुछ है नहीं करने के लिए।" हाँ जी। एक ऑल इंडिया रेडियो का कॉन्ट्रैक्ट था मेरे पास। मैंने जी वो एग्जाम दिया था उनका, ये ऑल जी इंडिया रेडियो का ना एक युवावाणी करके एक सेक्शन हुआ करता था जी युवाओं के लिए। तो उसका एक एग्जाम दिया था मैंने, तो मुझे वहाँ पे बतौर लेखक और वॉइस ओवर मतलब अनाउंसर हाँ जी वो काम था। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम था, महीने के 4-5 दिन ही काम हुआ करता था। जी तो मैंने सोचा मुझे मज़ा आ रहा है ये करने में, मैं ये जी करूँगा। तो मैंने एक जी अच्छी खासी नौकरी छोड़, जी। स्टेबल करियर छोड़ तो में आ आपका गया वो और जॉब चाह छोड़ने थी। से पहले आपने वो एडमिशन मिल गया था आपको एग्जाम देके? नहीं, जरा भी नहीं। जी जॉब छोड़ने के एक हफ्ते बाद मैंने घर पे बोला था, मैं रोज टिफिन लेके घर से निकलता था। हाँ जी और कैसे बताऊं, और जब पता चला घर पे तो बड़ा तांडव हुआ था। जी मेरे पूरे मामा जी और चाचा जी सब आए थे और समझा रहे थे कि बेटा ऐसा नहीं होता है, ये अच्छी जिंदगी अलग होती है। हाँ वो जी 1 तारीख को तनख्वाह अकाउंट में आना बहुत ज़रूरी होता है। तब मेरे पिताजी ने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि वो जब यंग थे तो 1972 में जी वो दादर और ये एरिया में रहा करते थे, जो महाराष्ट्र में मुंबई में हाँ एक जी मराठी कोर एरिया माना जाता हाँ है, जहाँ जी पे बहुत सारे कल्चरल न्यूआंसेस होते हैं एंड एवरीथिंग। तो ही यूज टू राइट फॉर थिएटर। उनका एक कमर्शियल प्ले भी तभी आया था जी स्टेज पे। जी बट उसके बाद जब उन्होंने नौकरी करना शुरू किया तो इवेंचुअली ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही कुडंट कंटिन्यू विथ हिज जी। पैशन ऑफ मतलब उनका राइटिंग। भी एक थिएटर का बैकग्राउंड तो था, मतलब आपको एक बेस मिल गया। हाँ, तो फिर उनको पता था कि मैं क्या कश्मकश से गुजर रहा हूँ। तो उन्होंने जी मुझे कहा कि बेटा तुम करना चाहते हो, 2 साल अपने आप को दो, देखो क्या होता है, वरना फिर ये नौकरी तो करनी है जिंदगी हाँ में। जी मैंने बोला ठीक है, 2 साल के लिए कोशिश तो करके देखते हैं। एटलीस्ट मुझे वो 2 साल मिले। जी और 2 सालों में फिर मैंने जो मिले वो काम किया। मुझे करना था, कुछ ना कुछ हाँ जी करना था, घर पे नहीं बैठना था। फिल्म्स डिवीजन ऑफ इंडिया का भी वॉइसिंग का एक कुछ था एग्जाम, वो दिया। मैं उनका अनाउंसर बन गया। ऑल इंडिया रेडियो तो चल ही रहा था, मैंने वो डबिंग करना शुरू किया। जी एंड जो कार्टून फिल्म्स होते थे ना इंग्लिश के, और हाँ जी वो यहाँ पे हिंदी और मराठी में होते थे। तो फिर धीरे धीरे हमारे पास ना एक वीसीआर था, जी पुराना वाला जो हाँ वीडियो जी कैसेट प्लेयर था। हाँ जी हाँ तो जी उसकी वजह से मुझे उसका ट्रांसलेशन करने का भी काम मिला, क्योंकि ज्यादातर घरों में जी वीसीआर नहीं हुआ करता हाँ था। जी तो फॉर्चुनेटली मेरे घर में वो था। जी तो मुझे किसी ने पूछा, "अरे आपके पास तो वीसीआर है और आप तो अच्छा थोड़ा बहुत लिख लेते हो, आप क्या ये ट्रांसलेट करोगे?" जी तो बोला, हाँ। तो ट्रांसलेशन का जॉब मिल गया, तो जी ट्रांसलेशन वॉइस ओवर ये सब चल ही रहा था। जी। सब 2001 के दौरान साइमल्टेनियसली मैं थिएटर कर रहा था, कॉम्पिटिटिव मतलब थिएटर आप वॉइस बहुत कर ओवर रहा भी कर रहे थे, जो आपने रेडियो में बताया, साथ में आप था। हाँ, ट्रांसलेशन का काम भी कर रहे थे जो आप वीसीआर के थ्रू कर रहे थे, एंड साथ में जो आप थिएटर भी कर रहे थे, तीनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी। हाँ, मतलब मैं सुबह 8 बजे घर से बाहर निकलता था तो रात को 1-1:30 बजे ही आता था। तो हाँ जी सब कुछ करना था, क्योंकि पता नहीं था एग्जैक्टली क्या करना है। तो जो जी काम मिले वो करो, वैसा एक दौर था। एंड देन जी ईटीवी नाम का एक चैनल आया था हाँ मराठी, जी और उनका एक न्यूज सेक्शन था, वहाँ पे भी वो वॉइसिंग आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे। जी और मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी उन दिनों में, और मेरे उच्चार और ये सब अच्छा था थिएटर की वजह से। तो मुझे वो नौकरी मिल गई, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। हाँ जी तो पर डे का कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने वो एक्सेप्ट किया, क्योंकि वहीं पे उसी प्रेमाइस में ना उनका स्टूडियो था, जहाँ जी पे काफ़ी नॉन फिक्शन शोज की शूटिंग हुआ करती थी, और मुझे ना वो जी देखनी थी कि कैसे होता है शूटिंग, ये हाँ कैमरास जी क्या होते हैं, कैसे क्या सब। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया, और मेरा रिकॉर्ड था वहाँ पे कि मैं थ्री कितने दिनों तक, 365 इंटू 365, मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, और मैं दो अच्छा। साल लगातार मैं रोज ऑफिस जाता था। मतलब वहां पे जो तो आप वॉइस ओवर का काम कर रहे थे वो आपने 2 साल कंटिन्यू किए, मतलब नो संडेज कंटिन्यू ऑफ, नो विदाउट अ फैमिली डेज वीकेंड, ऑफ। क्या करना है, जी संडे भी घर पे रह के करना क्या है। जी तो उससे अच्छा वहां जाओ,
वहाँ पे बहुत कुछ देखने मिलता था, जी और न्यूज़ का काम तो था ही। तो ऐसे सब चल रहा था, एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू राइट अ टीवी शो। जी अल्फा मराठी करके जी चैनल था, जी मराठी अभी है वो, जी पहले जमाने में अल्फा मराठी नाम था उनका। तो उसके लिए एक शो मुझे लिखने का मौका मिला। राकेश सारंग साहब प्रोड्यूसर थे, एंड वो उस जमाने में बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर्स थे मराठी टेलीविजन जी में और इस फिल्म। जी तो मुझे फॉर्चुनेटली उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो एक शो लिखा, देन एक से दो, दो से तीन, ऐसे करते करते फिर मैंने कभी रुका नहीं। मैं तो मैं बहुत टीवी लिखने लगा। जी और सब लोग कहते थे तभी कि अरे नहीं, ये मतलब जो हम उम्र आसपास के जो लोग होते हैं, कि ये डेली सोप्स एंड टेलीविजन लिखना इज नॉट गुड फॉर राइटर्स, जी क्योंकि आप ऐसा क्यों? खत्म हो जाओगे, आप खर्च हो जाओगे। लेकिन जी मेरा ऐसा था कि नहीं, मुझे तो काम करना है यार। मैं घर पे बैठ के फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहता। जी उससे अच्छा मैं कुछ तो करूं, किसी भी माध्यम के लिए करूं, जी मेरे लिए कोई माध्यम बुरा नहीं है। तो आई केप्ट ऑन राइटिंग, एंड फाइनली आई स्टॉप्ड व्हेन आई कंप्लीट 7,000 एपिसोड्स। ओ मैंने मराठी, हिंदी, टेलीविजन ये जी सब करके फॉर अ 7,000। सिंगल शो 7,000 एपिसोड्स, मतलब आपने उसके नो नो, लिए मल्टीपल, मल्टीपल मल्टीपल शोज। शोज? और बाद में फिर एक साथ चार चार शोज लिखता था, तीन तीन शोज हुआ करते थे। जी यहाँ तक कि एक श्रीलंका का टेलीविजन चैनल था, सिरासा टीवी। जी तो उनके लिए भी मैंने शो लिखे हैं। तो जी इंग्लिश में मैं यहाँ से स्क्रीन प्ले भेजता था, और वहाँ पे वो सिंघली लैंग्वेज में वो जी डायलॉग्स करते थे। तो टेलीविजन बहुत बुम में था तभी, हाँ बहुत जी काम था, मुझे बहुत काम करना था। और टेलीविजन इस माध्यम ने फिर एक स्टेबिलिटी दी लाइफ में, जो आप कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हाँ हो जी या चीज़ें सारी। तो घर पे भी थोड़े पेरेंट रिलीव्ड हुए कि नहीं, कुछ तो हो रहा है, अच्छा कर रहा जी है ये, जी दिस इज समथिंग हैपनिंग इन हिज लाइफ। तो जी वो भी एक अच्छा सपोर्ट मिला। देन मीन वाइल ये टीवी लिखते लिखते फिल्म लिखने का एक मौका मिला। 2006 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई मराठी। देन वहाँ से फिर 2010 में एक फिल्म मैंने लिखी थी, झेंडा नाम की। जी पॉलिटिकल सोशल ड्रामा था, बेस्ड ऑन सम रियल लाइफ फैक्ट्स। जी एंड वो बहुत ही सक्सेसफुल रही। विवादास्पद थी थोड़ी सी, क्योंकि जी रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड हाँ थी। जी एंड महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के ऊपर ही हम कुछ कमेंट करना जी चाहते थे। तो अवधूत गुप्ते उसके डायरेक्टर थे। एंड उस फिल्म ने फिर मेरे लिए सारी चीज़ें बदल दी। तो लोगों ने मेरी तरफ एक सीरियसली देखना शुरू किया कि इज़ जी वेरी गुड फिल्म राइटर। जी क्योंकि वो ज़माना ऐसा था कि टीवी के लिए लिख रहे हो तो हाँ, अच्छा वो क्या होता है, जी वैसा देखा करते जी थे। मतलब ये और कैटेगराइज ना करे लोग आपको, इंडस्ट्री में आज, कैटेगराइजेशन ना हो। हाँ मतलब आज भी दे लुक डाउन अपॉन टू टीवी राइटर्स। लेकिन मेरा ये जी कहना है कि आज तो मैंने सबको सब माध्यमों में लिखा है, सारे माध्यमों के लिए मैंने लिखा है। तो आई फील राइटिंग फॉर टीवी इज द मोस्ट चैलेंजिंग जॉब। उसके जैसे चैलेंज कोई है नहीं, क्योंकि रोज आपको नया कुछ लिखना है, जी रोज आपको अलर्ट रहना है, अपडेटेड रखना है अपने आप को। तो वो सबसे चैलेंजिंग है। तो वो अनफॉर्चुनेट है कि उसकी तरफ थोड़ा सा कम इसे देखा जाता है, वैल्यू कम है उसका। लेकिन जी फिर वो फिल्म आई, मेरी फिल्म बहुत ही हिट रही, मुझे अवार्ड भी मिला स्टेट गवर्नमेंट का। एंड देन फिल्में लिखता गया। जी लगभग 17-18 कुछ फिल्में मराठी में हुई हैं। जी 2011 में मेरी एक पहली हिंदी फिल्म मैंने लिखी थी, माधोलाल कीप वॉकिंग। जी एक एक्सपेरिमेंटल किस्म की फिल्म थी ये। हाँ जी कभी वो उसे पैरेलल सिनेमा भी कहा करते थे। सुब्रतो दत्ता थे उसमें, स्वरा भास्कर जी का पहली जी फिल्म थी वो, डेब्यू हुआ उनका। हाँ जी एक जय टांक नाम के डायरेक्टर थे, वो एड फिल्म मेकर थे। तो उनके लिए फिल्म लिखी, उसको कायरो इंटरनेशनल फेस्टिवल में अवार्ड मिला था। जी यहाँ पे एशियाटिक फिल्म फेस्टिवल में दिल्ली में बहुत सराहना हुई थी उसकी। जी तो वो ऐसे कई सारी चीजें होती गई, अपने आप में लोगों से मिलता गया, लोग जुड़ते गए। जी एंड फिर 2015 में मुझे लगा कि मुझे डायरेक्ट करनी चाहिए फिल्म, क्योंकि जी मैं सारी जो फिल्में लिखता था उसमें मैं असिस्टेंट भी हुआ करता था, मेरी वो कंडीशन हुआ करती थी। मतलब कि आप मेरी एक असिस्टेंट कंडीशन, डायरेक्टर भी थे राइटर के साथ में? मैं राइटिंग कंटिन्यू करता था, हाँ लेकिन जो जी जो जो फिल्में मैंने लिखी थी, तो मैं वहां पे थोड़ा सा जिद करता था कि मुझे डायरेक्शन टीम में भी आना है, क्योंकि मुझे जी सीखना था। हाँ जी क्योंकि
वेरी डिफिकल्ट जॉब, वो जी। बहुत टेक्निकल जॉब है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है उसमें। तो वो सीखना जरूरी है। वो ऐसा नहीं होगा कि आज मुझे लगा और हाँ मैं जी। मुझे डायरेक्ट करना तो कल मैं कर लूंगा। तो मुझे वो सीखना था, वो सारे जो टेक्निकल प्रोसेस है वो जी। पता करनी थी। तो असिस्ट करते करते फाइनली 2015-16 में मैंने मेरी पहली मराठी फिल्म पार्टी नाम की डायरेक्ट की। जी। हालांकि वो बहुत ही कुछ ज़्यादा यशस्वी नहीं रही, सक्सेसफुल हुई नहीं फिल्म, काफ़ी अड़चने थी उसमें। हाँ जी। एंड वो कुछ डिमोनेटाइजेशन भी तभी हुआ था, एंड जी। बहुत सारी थी। तो थोड़ा सा एक सेटबैक था कि मैंने लिखी हुई फिल्में इतनी अच्छी चली है, सुपरहिट है सारी फिल्में, जी। बट मैंने की हुई फिल्म चली नहीं, तो थोड़ा सा मुझे, मैं इमोशनल हो गया, थोड़ा हाँ जी। सेटबैक था। एंड देन दिस ओटीटी केम टू मी। जी। एमएक्स प्लेयर नाम का एक प्लेयर आने हाँ वाला जी। था, हाँ जी। प्लेटफॉर्म। एंड देन किसी ने मुझे पूछा कि वेब सीरीज लिखोगे, करो, जी। करना चाहते हो? तो मैंने जी। बोला क्या होता है वेब सीरीज? तब तो तब वेब तक मैंने सीरीज का देखी आई नहीं। थिंक स्टार्ट भी था जब आपने लिखना शुरू किया, तब बहुत शुरू हुई थी क्योंकि टीवी सीरीज का काफी चल रहा था, उसमें टीवी शोज का ट्रेंड हाँ, था। करेक्ट। तो ऐसा है छोटा सा सफर, तो मैं ऐसे बोलते ही जी। जाऊंगा, आप मुझे जी। रोकिए और बीच में दूसरा सवाल पूछिए, हाँ वरना। जी सर। जी सर, मतलब हाँ। आपका एक विविड एक्सपीरियंस है, काफी सारी रेंज में आपने जो है टीवी सीरीज भी लिखी है, आपने शोज भी लिखे हैं, एंड उसके बाद में आपकी फिल्म की भी एक थिएटर की जर्नी रही है, डायरेक्शन की जर्नी रही है। तो मतलब काफी आपका एक्सपीरियंस जो है वो काफी डायरेक्शंस में है। जी सर। बाकी सर जो आपकी वेब सीरीज होती है उनकी जो कहानियां होती है वो काफी ज्यादा फास्ट पेस होती है, तो इतनी ज्यादा सिनेमैटिक स्पेस में आप मतलब जैसे 7 से 9 एपिसोड्स होते हैं किसी भी सीरीज के, तो उन्हें मेंटेन करना कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए, खासकर जब आपका जो बैकग्राउंड है वो मराठी डेली सोप्स का है जहाँ पे लंबे लंबे एपिसोड्स चलते हैं। जैसे आपने बताया आपने इतने सारे एपिसोड्स लिखे हैं, और यहाँ पे टीवी सीरीज का जो एक मेथड है वो एक फ्लो ओपन एंडेड होते हैं, कि कुछ ओपन एंडेड छोड़ देते हैं, कुछ फ्लो रहता है थोड़ा सा, और 7-9 एपिसोड्स में स्टोरी खत्म करनी होती है, तो कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए राइटिंग। सी मेरे लिए ना, किसी भी माध्यम के लिए लिखना उतना ही चैलेंजिंग है, क्योंकि हर जी। एक माध्यम का अपना अपना एक तरीका होता हाँ है काम जी। करने का। सो टेलीविजन इज इक्वली चैलेंजिंग। जी। आप थिएटर के लिए लिखो, सिनेमा, तो वो अलग एक चैलेंज है। एंड ओटीटी इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। तो बेसिकली स्विच ऑन स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। आप एक साथ भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका, आपके सिस्टम पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है कि अब मैं किस माध्यम के लिए कर रहा हूँ। मतलब मैंने ऐसे कई बार किया है कि मैंने सुबह शुरू किया लिखना, हाँ मेरे जी। टीवी शो के एपिसोड, जी। मैंने 4 बजे तक दिन के वो एपिसोड लिखे, फिर मैंने वो जी। बंद किया, 1 घंटे का ब्रेक लिया, जी। देन मैंने फिल्म लिखी जी। शाम तक। तो वो होता है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ नहीं है। जी। बस आपका अपने आप पर विश्वास एंड फोकस होना बहुत ज़रूरी है कि अब मैं जी। क्या कर रहा हूँ, ये अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये किस चीज़ के लिए लिख रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। जी। एंड ओटीटी स्पेशली मोर चैलेंजिंग, क्योंकि आपको 350-400 मिनट का कंटेंट लिखना है, लोग हाँ एक जी। साथ देखते हैं, जी। बिंज वॉच करते हैं। जी। तो उनको वो उतना होल्ड करना, हाँ जी। 80% हमारा जो ऑडियंस है इंडिया में आज, वो मोबाइल पे देखते हैं हाँ जी। जी। जो सीरीज। और मोबाइल फोन पे सीरीज देखते वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, हाँ जैसे जी। फेसबुक के नोटिफिकेशन आ गए, कुछ मैसेजेस आ गए, कुछ कॉल्स आ गए। तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद अगर एक बंदा या बंदी आपको लगता है कि आपका शो देखे, कंटिन्यू करे, तो फिर जी। आपको उतना गाढ़ा और ड्रामेटिक लिखना पड़ेगा। जी। तो द ड्यूरेशन एंड द डिस्ट्रैक्शंस हाँ आर जी। टू इम्पॉर्टेंट डीज ऑफ ओटीटी राइटिंग। कि आपको वो ड्यूरेशन के लिए जी। तैयार होना है मेंटल तरीके से, कि कहानी खत्म हो गई तो क्या, क्योंकि हाँ जी। 120 मिनट लिखने की आदत होती है, जी। फिल्में लिखने की आपको जी। 120 मिनट्स की आदत होती है। तो जी। यहाँ पे 350, 400, साढ़े चार हाँ सौ जी। मिनट का कंटेंट है। तो वो स्टिकी कैसे बनाए, जी। वो एक इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट इस चीज का। एंड देन व्हाट इज राइटिंग? किसी महान लेखक ने ये कहा है कि व्हाट इज राइटिंग? री राइटिंग। जी। आपको अपने ही लिखे हुए एपिसोड फिर से लिखने का, लिखने की एक मेंटल प्रिपरेशन होनी चाहिए। बहुत सारे मैं यंग राइटर्स देखता हूँ जिन्होंने एक बार लिखा तो उन्हें लगता है कि काम हो गया है। हाँ जी। नहीं, वो शुरुआत है, वो जस्ट जी। शुरुआत है। आपको उसको रीराइट करना पड़ेगा। जब हाँ तक आप जी। रीराइटिंग के लिए तैयार नहीं हो,
आप राइटिंग के लिए तैयार नहीं हो। जी। तो दैट इज द ओनली वे कि आप अपने आप को बेटर कैसे करते जाते हाँ हो, कि जी। आपका फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ सीरीज टू फोर्थ या फिफ्थ ड्राफ्ट ऑफ सीरीज जी। अगर आप करते हो, तो फिफ्थ बाय द एंड ऑफ द फिफ्थ ड्राफ्ट आपने बहुत अच्छा वो लिखा ही होता है, क्योंकि आप अपने आप में इतने जी। वो कॉन्टेम्पलेशन करते हो एक हर एनालाइज ड्राफ्ट। रीएनालिसिस का प्रोसेस चल रहा होता है दिमाग में, और जो भी लूप होल्स होते हैं वो निकलते होंगे, और भी मेथड्स एग्जैक्टली। आते होंगे कि हम ये एलिमेंट एग्जैक्ट भी ऐड कर सकते हैं शो में, या कुछ डिफरेंट डाल सकते हैं। हाँ, मतलब आपको 15 दिन पहले आपने एपिसोड लिखा है, इन बिटवीन आज इतना फास्ट हो गया है, आप हर दिन इवॉल्व हो रहे हो, हर दिन कुछ नया देख रहे हो। एंड देन 15 दिन के बाद जब बीच वाले 15 दिन में आपने बहुत कुछ देखा है, तो आप वापस अपना एपिसोड पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये कहीं पे लैक लैक हो रहा है, जी। मुझे इसमें को और कुछ करना चाहिए। तो दैट इज द प्रोसेस। जी। के लिए कोई दूसरा शॉर्टकट ही नहीं है, आपको जी। लिखना ही है। मतलब मेरी पहली सीरीज थी, 14 एपिसोड्स थे उसके, हाँ मैंने छह जी। बार लिखे, 14 जी। एपिसोड पूरे। तो वो 6 ड्राफ्ट्स जब बने, तब वो जाके लोगों को अच्छा लगा। जी। मतलब आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी तब आया जब आपने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट के बाद में, मतलब अपने कोई रीएनालिसिस करके आपने जब वो फाइनल ड्राफ्ट दिया होगा, देन यू फील सेटिस्फाइड कि ये सीरीज जो है ये अब एक्चुअली में प्रेजेंटेबल है ऑडियंस को, और ये हुक्ड अप रखेगी ऑडियंस को। करेक्ट, करेक्ट। जी। जी सर। बाकी सर आपने काफी सारी अलग सीरीज भी बनाई है, जैसे एक थी बेगम और मायरी जो है वो काफी फेमस है, काफी ज्यादा उसमें क्राइम थ्रिलर्स जो आपने ये डायरेक्ट किया है। तो ये जो क्राइम थ्रिलर्स आपने डायरेक्ट किए उसमें मराठी सिनेमा जो कि आप मेन स्ट्रीम डायरेक्ट करते थे उससे काफी अलग है। मतलब इनका जो प्रोसेस है वो काफी अलग है, क्योंकि शोज में नॉर्मली हम लोग जो कहानी देखते हैं या वो होती है कुछ फैमिली रिलेटेड को कहानियां होती है, फैमिली ओरिएंटेड मैक्सिमम होती है। कुछ आपने जैसे बताई कि आपकी जो स्टार्टिंग की फिल्म्स थी वो पॉलिटिकल इश्यूज पे थी, तो क्राइम थ्रिलर उनसे और डिफरेंट हो गया, उसमें भी हालांकि पॉलिटिकल एस्पेक्ट था इंक्लूडेड, बट स्टिल वो काफी अलग था प्रोसीजर। तो वो उसकी मतलब कि आपके लिए मोटिवेशन क्या थी जिसने आपको वेब सीरीज के मीडियम पे फोकस करने पे या ऐसी चीजें डायरेक्ट करने के लिए पुश किया? बेसिकली आप देखें तो ना, वो जो मैंने सीरीज की थी, या ये अभी भी जो सीरीज की है, वो बहुत ही वो एक तो वो रियल लाइफ स्टोरी थी। हाँ जी। तो वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी कि ये इतनी अलग किस्म की कहानी है, और सच में घटी हुई कहानी है, घटना है। जी। ये आज तक लोगों के सामने आई क्यों नहीं। हाँ जी। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट का पॉइंट ये था कि ये सच में ऐसा हुआ है। जी। तो वहां से वो एक्साइटमेंट आई उस मायरी सीरीज को की करने के। स्टोरी की बात कर रहे हैं आप? मायरी की जो स्टोरी है एक वो एक थी बेगम, एक थी एक थी बेगम बेगम। की जो स्टोरी है वो रियल लाइफ स्टोरी है। वो रियल लाइफ मुंबई में हुई थी, वो जी। 1986 में। तो वो एक एक्साइटमेंट किक जो होता है वो था। हाँ जी। एंड दूसरा ये कि जैसे मैंने आपको कहा कि पढ़ाई मतलब रीडिंग हाँ में जी। काफ़ी रुझान था मुझे, तो मुझे ये क्राइम थ्रिलर्स एंड ये सारे बहुत पढ़े थे मैंने, मुझे बहुत एक्साइट करते थे। जी। हालांकि तभी वो एक दौर था 90s का, जब मैं स्कूल में था ना, तो 95 92 2000 मुंबई का जो एक आप कहें तो एक सोशल एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ था कि क्लीनिंग ऑपरेशंस चल रहे थे पुलिस की हाँ तरफ जी। से, और जी। काफी सारे एनकाउंटर्स हो रहे थे। तो जी। हर रोज अखबारों में एक किसी एनकाउंटर की खबर आती थी। जी। एंड वो काफी इंटरेस्टिंग लगता था मुझे। और उसके बाद जब रिसर्च मैंने शुरू किया इस सीरीज के लिए, तो काफी पुलिस अफसरों से मिला। जी। क्योंकि इसके पहले मैंने क्राइम पेट्रोल नाम का एक शो आता है जी। सोनी टीवी हाँ पे, जी। उसके काफी सारे एपिसोड्स दिखे हैं। अच्छा। तो वहां पे ना क्राइम पेट्रोल का काम बहुत ही अलग तरीके से होता था। जो आमतौर पे हाँ जी। टीवी शोज का होता है उसमें जी। काफी हटके था, तो काफी रिसर्च ओरिएंटेड काम था। हाँ जी। रियल लाइफ केसेस होते जी। थे, मतलब और उसमें उसका मुझे पूरा लगता है कि रिसर्च। ऑडियंस खुद से भी सॉल्व करने लग जाती है जब वो कोई केस देख रही होती है, तो उसमें आपको ज्यादा ध्यान से काम करना पड़ता है। हाँ, नहीं, और रिसर्च आता है ना हमारे पास, जी। रियल जो असल में हुआ है ना, वो उसका रिसर्च के बेस पे अगर आप काम कर रहे हो, जी। तो वो अलग ही डेफिनेटली वो अच्छा ही होता है, क्योंकि वो सच्ची हुई घटना है। जी। उसको आपको बस अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। हाँ तो जी। मेरे लिए हमेशा से वो एक रियल लाइफ स्टोरीज प्रेजेंट करना, ये मेरी एक्साइटमेंट है।
जी। और वो अखबारों के 90s के दौर में अखबार मैंने इतने सारे पढ़े थे, रोज पढ़ता था। देन ये क्राइम पेट्रोल का रिसर्च के सिलसिले में काफी पुलिस ऑफिसर से मिला। हाँ जी। देन मेरी सीरीज के रिसर्च के लिए काफी पुलिस ऑफिसर से मिला। फिर एक डैडी नाम की फिल्म आई थी अर्जुन रामपाल साहब की, जी। तो उसके लिए रिसर्च मैंने किया था। हाँ जी। तो हमारे अरुण गवली जी हैं, तो उनके घर पे जाना मतलब जाकर उनकी फैमिली से इंटरेक्ट करने का मौका मिला मुझे। हाँ जी। वो सारी पुरानी कहानियां जो है उनके दौर की, जो अखबारों में मैंने बस पढ़ी थी, वो रियल लाइफ में क्या लाइफ कैसे एक्सपीरियंस। करते हैं। जी। एंड वो काफी एक्साइटिंग था सब हाँ कुछ, जी। क्योंकि वो हमारे आम जिंदगी से काफी हटके है। हाँ जी। हम आम जिंदगी में ऐसी घटनाएं हमारे साथ नहीं होती हैं। जी। तो वो एक्साइटमेंट था, तो उसकी वजह से ये रिसर्च और जो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ हाँ जी। अच्छी तरीके से अचीव करना। जी। अदरवाइज थोड़ा सा वो सुपरफिशियल हो जाता है, अगर आपके पास रिसर्च जी। नहीं है तो जी। आप ऊपर ऊपर का ही करते हो कि बस जी। ये एक छोटा सा इन्वेस्टिगेशन हो गया, हाँ जी। डेप्थ नहीं होती उसमें। जी। मतलब वो डेप्थ रिसर्च करना किसी भी राइटर के लिए, कोई डायरेक्टर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ऑडियंस को एक्चुअल स्टोरी एक तो प्रेजेंट कर पाए, स्पेशली अगर वो रियल लाइफ सिनेरियो पे बेस्ड है। करेक्ट। जी। एंड बाकी भी रिसर्च करना आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका कोर क्या है, मेथड क्या है, कैसे टाइप का कल्चर है, क्या चीजें चल रही हैं, ताकि वो रिलेटेबल लग पाए जो कंटेंट जो भी आप लोग प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपको राइट। स्टोरीज में जो आपने रीडिंग की हैबिट आपने बोला कि आपने बचपन से कल्टीवेट कर ली थी अपने अंदर, या न्यूज़पेपर्स पढ़ने की जो हैबिट कल्टीवेट की थी उसने काफी ज्यादा हेल्प किया उस पे। ऑफ कोर्स यस। जी। जी फिर बाकी फिर आपके ऑब्जर्वेशन में जो मराठी जैसे ओटीटी की जो ऑडियंस है, उसका कंटेंट का जो कंजम्पशन स्टाइल है, वो ट्रेडिशनल जो कि मराठी टीवी ऑडियंस जो देखती है उससे कितना ज्यादा अलग है? दोनों के कंजम्पशन स्टाइल में क्या फर्क है? मैं समझा नहीं कहाँ जी। आपका सवाल मतलब ये। जो लोग मराठी जैसे जो टीवी शोज जो आपने लिखे थे बनाए थे उनका एक ऑडियंस का एक कन्जम्पशन स्टाइल होता है कि ऐसे टाइप के शोज जो है ऑडियंस पसंद करेगी, या इन पे टीआरपी ज्यादा आ रही है, या ओटीटी का एक अलग स्टाइल होता है। अगर आप मराठी ओटीटी में बात करें तो उसमें भी एक अलग स्टाइल होता है प्रेजेंटेशन का। तो आपको क्या लगता है, मतलब हम्म। ऐसा राइटर जब आप लिखते हैं सीरीज तो आप एक कंजम्पशन स्टाइल पे जाते होंगे कि ऑडियंस को ये पसंद आ रहा है या ऑडियंस का ये पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो उसमें आपके लिए कितना, मतलब क्या डिफरेंस है कि क्या कंजप्शन स्टाइल में आपका क्या एनालिसिस है? बेसिकली मैं नहीं समझता कि वो अलग अलग होते हैं लोग, बहुत हाँ जी। वही एक ऑडियंस है। क्योंकि आप देखिए ना कि अगर हम समझे कि मुझे अगर कढ़ी चावल अच्छे लगते हैं, जी। तो क्या मैं रोज हफ्ते में हर रोज 2 बार कढ़ी चावल खाता हूँ? नहीं खाता। जी। मैं हफ्ते में शायद 1 बार खाऊंगा, दो हाँ बार जी। खाऊंगा कढ़ी। और उसके उपरांत फिर मैं कभी चिकन खाता हूँ, कभी मैं जी। फिश खाता हूँ, पर दाल अलग, ये जी। काली दाल खाऊंगा। जी। तो ऑडियंस का भी वैसा ही है। एंड क्या है ना कि दोनों जो माध्यम है, ये ओटीटी एंड टेलीविजन, इनका व्यूइंग जो पैटर्न है वो अलग है। जी। क्योंकि टेलीविजन है आज भी हमारे हिंदुस्तान में एक फैमिली व्यूइंग, आप जी। कह सकते हैं कि सब लोग शाम को घर पे बैठे हैं खाने पे, एंड जी। टीवी चल रहा है, लोग सीरियल जी। देख रहे हैं। वेराज जो हमारा ओटीटी ऑडियंस है या ओटीटी जी। जब देखते हैं, तो इट्स क्वाइट पर्सनल एक्सपीरियंस। जी। आप ईयरफोन लगा के आपके मोबाइल फोन पे वो देखते हो। हाँ तो जी। जरूरत नहीं है कि ये दोनों भी लोग अलग अलग हैं। एक ही इंसान जब अपने परिवार के साथ है, जी। शाम के जी। वक्त को तो वो टीवी अपने शो देखता लिविंग है। एरिया, वो टीवी शो देखता है। एंड देन अलग किस्म का अगर ओटीटी शो आया है, कुछ है जो जी। क्राइम या इससे रिलेटेड है, या उनकी वो अलग हाँ जी। जॉनर का शो है, जी। जी। तो वो ओटीटी में वो कंज्यूम कर सकते हो। तो जी। वो डुप्लीकेशन डेफिनेटली है। मैं नहीं समझता कि वो अलग अलग लोग हैं, वो यहीं के लोग हैं। हाँ, उसमें फिर जॉनर के हिसाब से थोड़ा बहुत बाइफरकेशन हो सकता है। अलग अलग ऑडियंस, आप कहते हैं कि एज ग्रुप के ऑडियंस हो, या जी। अलग अलग सोशल स्टेटस के ऑडियंसेस हो। तो जी। फिर वो बाइफरकेशन है वो प्लेटफॉर्म्स में होता है। जी। क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो जी। पैसे चार्ज करते हैं,
एंड कुछ है जो फ्री ऑफ हाँ कॉस्ट जी। आपको देते हैं। जी। तो उसमें से ये फर्क ज्यादा, बाइफरकेशन जो है वो वहां पे ज्यादा होता है, हाँ जी। क्योंकि वो ए वार्ड और एस वार्ड जी। इसे कहते हैं, मतलब जी। एस वार्ड इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड जी। उसे अगर कहें। तो उसमें जो लोग आते हैं वो खुद पैसे सब्सक्रिप्शन के देकर आते हैं। हाँ तो जी। दे एक्सपेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स। जी। एंड ए वॉर्ड है एडवर्टाइजिंग बेस वीडियो इन डिमांड। तो वहाँ पे जो ऑडियंस आता है उनको उतना वो क्या कहते हैं कि चॉइस नहीं है उनके पास। हाँ जी। उन्हें आप जो अच्छा दो वो देख लेंगे, क्योंकि जी। इट्स अ फ्री सेट काइंड जी। ऑफ थिंग। तो बाइफरकेशन वहां होती है। हाँ जी। मेकर के लिए बाइफरकेशन कभी होती नहीं। एंड मेकर क्या है, अब मैं एस वॉर्ड का कोई शो कर रहा हूँ तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरा स्विच ऑफ हो जाएगा पुराना जो हाँ भी है जी। दूसरी चीज। जी। आई विल फोकस एंड प्रोग्राम माई सेल्फ फॉर दिस काइंड ऑफ शो। जी। उसके एक ग्रामर अलग होता है थोड़ा सा जी। बताने का, या क्योंकि अक्सर ये जो पैसे देकर आने वाले हमारे ऑडियंस है, ये थोड़े से हम कह सकते हैं कि ऊपरी स्तर जो है हमारे सोसाइटी का उससे बिलोंग करते हैं। जी। वर्ल्ड सिनेमा से अवेयर हैं, इंटरनेशनल शोज देख के आते हैं। जी। तो उनके लिए जब आप नैरेटिव भी सेट करते हो तो वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जी। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मल्टी जी। लेयर्ड हो सकता है। जी। तो दे expect that kind of जी। complexity in the content, जी। whereas in AWOD we always go for a simpler narrative। जी। जो बहुत रिलेटेबल सिंपल हो बात गया, अलग है। जी। लीनियर है, जिसको समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। जी। तो ये बेसिक चीजें, ये जी। बेसिक ग्रामर चेंज हो जी। जाता है जी। प्लेटफॉर्म के हिसाब से। जी। तो टेलीविजन का ही ऑडियंस है जो जी। जिसमें से 50-60% जो ऑडियंस है वो जी। ओटीटी ओटीटी कंज्यूम करते हैं। ओटीटी देख रहे हैं, एंड ओटीटी में भी आपने जो बाइफिकेशन बताया वो भी काफी डिफरेंट था कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑडियंस है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी अवेयर है सिनेमा से या आपका थिएटर से, अलग अलग चीजों से, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक वर्ल्ड क्लास सब्सक्रिप्शन ले चुकी है। सपोज कोई एमएक्स प्लेयर का कोई सब्सक्रिप्शन या वैसे सोनी लिव का ले रहा है, तो वो ऑलरेडी, या नेटफ्लिक्स का कोई सब्सक्रिप्शन ले रहा है, तो वो और भी शोज देख चुके हैं जो उस लेवल के हैं। तो आपको उसमें शायद करेक्ट। डिटेल रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती होगी शोफ लिखते वक्त कि क्या चल रहा है, कैसा कंटेंट है, कि क्राइम है, थ्रिलर है, तो आसपास की सीरीज उसके अराउंड कैसे टाइप की है, ताकि लोग चूज करें आपका शो देखना। हाँ, मतलब एक ही किसी कहानी का दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए नरेटिव अलग होगा। जी। वो एक ही कहानी बयान करने का अंदाज अलग हो सकता है, जी। क्योंकि ए वर्ड के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपको वो सिंपल लीनियर तरीके से बतानी होगी। और आप अगर एस वर्ड के लिए कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्सिटीज उसमें मल्टी लेयर्ड नॉन लीनियर पैटर्न्स थोड़े से उसमें करने होंगे। जी। मतलब नॉन लीनियर पैटर्न इन द सेंस की, मतलब ज्यादा रिसर्च करके एक डिटेल जो आप सिनेमैटोग्राफी में जैसे आप करते होंगे। कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, थोड़ा सा मल्टी लेयर्ड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सिंपल स्टोरी स्टोरी टेलिंग नहीं होती। जी। ताकि वो भी उनका इंटरेस्ट भी बना रहे, हाँ जी। क्योंकि उनके लिए सिंपल लिनियर स्टोरी है वो प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। जी। तो थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्सिटीज उसमें बढ़ाई जाए जी। कहानी बताने के तरीके में, तो जी। वो ज्यादा हेल्प करता है। मतलब दे फील वैल्यूड कि उन्होंने अगर कोई पेमेंट देके एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ रहे हैं तो उसकी एक वैल्यू इन रिटर्न उन्हें मिलनी चाहिए, ऐसा टाइप की राइट। अप्रोच रहता है। जी। राइट। बाकी फिर आपके जो शोज थे, जैसे अभी हमने बात की, एक थी बेगम या मायरी के बारे में, जो दोनों ही शोज है वो फीमेल लेड ड्रामास है, कि फीमेल लीड कर रही है शो को, तो लेकिन एक अंडरवर्ल्ड का आपका जैसे सागा वहां पे आपने शो किया है, और दूसरा एक सोशल जस्टिस की फाइट है। तो दोनों जो हम्म। प्रोटैगनिस्ट है स्टोरीज की, अशरफ और तारा के बीच में, मतलब एक राइटिंग डायरेक्शन की आपकी क्या अप्रोच, कैसे अलग थी दोनों कैरेक्टर्स के लिए? सी वो जो अशरफ का कैरेक्टर था वो तो रियल लाइफ जी। बेस्ड था। हाँ तो जी। उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं जी। लिखा हुआ मटेरियल। कुछ चंद न्यूज़ आर्टिकल्स थे। तो उसके हिसाब से मैंने वो एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। मेरे साथ मेरी पूरी टीम भी लगी हुई थी कि जी। अगर ऐसे सरकमस्टांसिस में एक अकेली लड़की 1986 में अगर होगी जी। तो वो कैसे उसका रिएक्शन होगा, जी, वो याद उसका कहते हैं। बिहेवियरल पैटर्न क्या जी। होगा, वो हमने काफी उस पर काम किया, जी। वर्जन्स बनेगा।
एंड देन जब हमें लगा कि हाँ ये काफी रियल लाइफ के क्लोज जाने वाला वर्जन लग रहा है, जी देन वो आगे बढ़ा। तो वो काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, जी क्योंकि काफी लंबी भी कहानी जी थी। जी वेयर एज तारा का जो कैरेक्टर था मायरी में, वो क्योंकि 7 ही एपिसोड की वो कहानी थी, एंड बेसिकली उसके लिए भी ना मेरे पास जो होते हैं ना अपने दायरे, वो दायरे बांधे हुए थे, जी क्योंकि वो एक फिल्म जी की ही फिल्म थी। जी जी स्टूडियोज की मॉम नाम की फिल्म थी, श्रीदेवी जी की। जी हाँ जी तो वो ही मुझे कहा गया था कि इसको आज की कंटेम्पोराइज्ड करके सीरीज फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है। जी आप उसमें आप जो चाहे आप चेंजेस कर सकते हो। तो वैसा वो ही था, तो ताकि दायरे जो थे कहानी के वो बंधे हुए थे, तो उसी में रहकर मुझे थोड़ा सा उसे आज की तारीख में लाना था, क्योंकि उस फिल्म को भी अब 8-10 साल तो हो ही गए हाँ हैं जी उस फिल्म को। तो तारा का जो इंटरनल जर्नी है ना, वो इंटरनल डिलेमा बहुत ज्यादा है, हाँ जी और अशरफ का एक्सटर्नल डिलेमा, सोशल डिलेमा बहुत ज्यादा है। जी तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फर्क था इन जी दोनों में, क्योंकि ये एक पढ़े लिखे, तारा जो है वो पढ़े लिखे एंड जी अर्बन कर्व फैमिली से से आती है, बिलोंग करते बैकग्राउंड हैं। से आती है जी। हाँ, तो वहां पे क्या होता है ना कि कोई छोटी सी चीज भी है, तो पुलिस स्टेशन में जाने से भी डरते हैं लोग। हाँ जी जो आम लोग होते हैं वो कोर्ट में या पुलिस स्टेशन, क्योंकि हमें मतलब जी महाराष्ट्र में तो हमें पढ़ाया जाता है बचपन से, एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में, कि कोर्ट में कभी मत जाना, कोर्ट जी को चाहे मतलब कोर्टाची पायरी कभी चढ़ू नहीं, जी ऐसा कहते हैं। तो ऐसे सारे माहौल में एक अर्बन फैमिली से बिलोंग करने वाली लेडी का ये क्रिमिनल्स, पुलिस एंड कोर्ट, इस जी सारे सिस्टम से जो जर्नी था, हाँ वो जी उसका एक अलग डिलेमा था। एंड अशरफ एक्चुअली बेखौफ थी, जी क्योंकि शी वॉज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। जी उसका कोई परिवार नहीं था, हाँ जो जी कुछ भी था वो खो चुकी थी। हाँ जी तो वो ज्यादा काइंड डेडली ऑफ, थी, जी रिवेंज मोड में थी काइंड ऑफ। रिवेंज मोड में थी, एंड उस क्या ना, आपको कुछ खोने का डर ही नहीं है, हाँ जी तो आप बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाते जी हो। जी वेरएस तारक के पास खोने के लिए बहुत कुछ था। हाँ जी, उसके तो बाद फैमिली एंड ऑल। यस, तो ये बेसिक फर्क था दो जी कैरेक्टर्स में। जी, मतलब एक का है कि जो मेन फर्क था वो था, एक का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने साथ में, और एक का है कि आपका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, कि आपको पॉलिटिशियंस को फेस करना है, जिनके मतलब लोग ट्रस्ट करते हैं कि अगर कुछ गलत होगा तो हम इनके पास जा सकते हैं, एंड यू हैव टू फेस देम। तो उसका वो वाला करेक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट था वो काफी ज्यादा था, कि कैसे वो अकेले ऐसा रिप्रेजेंट करेगी, आप जस्टिस ले पाएगी, अपनी हस्बैंड यस। की डेथ का एवेंज कर पाएगी। जी फिर डेफिनेटली। बाकी फिर आपने जो है टाइफ मीडिया के लिए भी अभी एक सीरीज लिखी है, जो आपकी रिसेंटली आपने डायरेक्ट की है, एफ के अवे फ्रॉम कीबोर्ड, तो वो जो है एक वर्क प्लेस पे है, एंड साथ में काफी ज्यादा एक कॉमेडी एलिमेंट भी आपने डाला है उसमें। तो मतलब एक डार्क इंटेंस ड्रामा, जैसे हम अभी बात कर रहे थे दोनों कैरेक्टर्स के बारे में एंड दोनों शोज के बारे में, तो उसके एटमॉस्फेयर के मुकाबले ये एक लाइट हार्टेड शो है, काफी ज्यादा कॉर्पोरेट कॉमेडी पे बेस्ड है। तो उसको जो डायरेक्ट करने का जो माइंडसेट था या शूटिंग स्टाइल था, उसमें कितने चेंजेस करने पड़े आपको? और बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, जी और मैंने जानबूझ के ये किया, ये जी शो, क्योंकि जो हमारे पहले दो शो हमने जो मेंशन किए, उसके बाद जी मतलब इसके आगे वाला भी शो मैंने लिखा है जो प्रोसेस में है। जी तो वो शो भी क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। जी और ये सब करते 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 मेरे सामने ये एक प्रपोजल आया, ये अवे फ्रॉम कीबोर्ड का। डाइस जी मीडिया के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, उनके साथ भी एक शो में डेवलप कर रहा था। जी एंड काफ़ी काम करने का तरीका अलग है, जी बहुत ही यूथ ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं वो, यंग एडल्ट जोन में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। हाँ जी तो मैंने सोचा, मैंने ये कभी किया नहीं है, तो जी मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि एक थोड़ा सा हो जाता है ना, रिपीटेटिव हो जाते हो हाँ एक ही जी तरीके का काम जी करते करते। जी इसीलिए फॉर अ मुझे थोड़े से चेंज। रिफ्रेश, जी हाँ मतलब रिफ्रेशिंग ब्रेक की जरूरत होती है आपको। तो फिर मैंने ये शो एक्सेप्ट किया, और मेरे लिए कंप्लीटली एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी उस टीम में मैक्सिमम 90% जो लोग थे वो जी 25 साल से नीचे की उम्र के थे। हाँ जी
तो ये आज की जो जनरेशन है, जेन जी। जीज है, जी। वो कैसे सोचते हैं, वो कितने अवेयर है टेक्नोलॉजी को लेकर, जी। और उनका बात करने का तरीका, उनकी स्लैंग लैंग्वेज, वो सब कुछ अलग है। हाँ उनके जी। मैसेजेस भी थोड़ा डिकोड करने पड़ते जी। थे मुझे पहले पहले, जी। जो ग्रुप पे आते थे ना, हाँ तो जी। असिस्टेंट की शॉर्ट फॉर्म्स में काफी लिखते हैं। जी। तो इट वाज फन बिकॉज जी। इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग ऑल टुगेदर। जी, मतलब तो आप मैं क्रिएटिव मुझे टीम की बहुत, बात कर रहे हैं काम करते वक्त, या फिर जो रिसर्च जब आप कर रहे थे कॉर्पोरेट कल्चर एंड सब के बारे में कि जेनजी पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे? नहीं, मुझे ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द ही ये इतने सारे टीम। लोग थे उस जी। टीम में जी। कि उसमें से ही मेरा रिसर्च आधे से ज्यादा हो हाँ गया। जी। तो जी। वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, काफी एक नई दुनिया में आने जैसा था। जी। क्योंकि जो मेरी उम्र के, जो हमारी जनरेशन के जो लोग हैं या टीम है, उनके साथ तो मैं हमेशा काम करता था। जी। रहा था ये एएफके का एक्सपीरियंस बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जी। काफ़ी नई चीज़ें सीखी। और कभी कभी ऐसा होता है ना, आप सोचते हो कि अरे ये तो बच्चे, इनको क्या आता होगा। जी। तो आई हैव डन सो मच ऑफ वर्क, कहीं ना जी। कहीं ऐसा होता है थोड़ा सा। तो वो मेरा जो एक भ्रम था, जी। वो बहुत अच्छी तरीके से टूटा। और बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ मुझे कि नहीं, दिस दिस जनरेशन इज वे बियॉन्ड, बहुत अच्छा काम करते हैं ये नए बच्चे, और मुझे बहुत सीखने को मिला। हाँ अभी मैंने जी। दूसरा शो जस्ट शूटिंग कंप्लीट की जी। है जी। गाइस के साथ। जी। उसका भी एक कमाल का सब्जेक्ट है, वो भी यूथ से रिलेटेड ही है। जी। तो मुझे मजा आ रहा है इस जोन में भी। हाँ जी। ताकि मैंने जैसे कहा कि मैं हमेशा कड़ी चावल तो नहीं खा सकता, हाँ जी। मुझे कभी कभी जी। काली दाल, कभी कभी जी। दाल चावल, ये सब खाने जी। को भी मजा जी। आता है। जी। तो इसलिए वो एक अलग एक्सपीरियंस था, जी। एंड मजा आया साथ जी। काम करने। जी। मतलब आपको जो यूथ के साथ में जो यूथ सेंट्रिक शो है वो एक डिफरेंट टाइप का एक अप्रोच भी दे रहे थे, और साथ में उन्होंने जो क्राइम थ्रिलर आप कर रहे थे उसे ब्रेक भी दे दिया कि एक डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट स्टोरी आपने प्रेजेंट की। या जी फिर बाकी फिर मतलब जो कॉर्पोरेट कल्चर जैसे आपने उसमें शो किया है कि थोड़ा जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में जो आपने जो आजकल जो भी चैलेंजेस वगैरह होते हैं वो शो करने की कोशिश की है उसमें, तो वो उसमें कैसा रहा आपका कि परफॉर्म करते वक्त या उसके बारे में रिसर्च करते टाइम पे? कॉरपोरेट वर्ल्ड के बारे में रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। जी। क्योंकि मैं इतने सारे चैनल्स के साथ जो मैं जी। आम तौर पे कम्युनिकेट करता हूँ, तो जी। वो सारे कॉरपोरेट ही है, तो मैंने बहुत हाँ क्लोजली जी। वो देखा है। जी। और हमारी जो धर्मपत्नी जी है, वो भी कॉरपोरेट के लिए काम करती है। जी। तो वो भी काफ़ी करीब से मैं रोज़ देखते रहता हूँ कि हाँ क्या जी। स्ट्रेस होते हैं, कितने चैलेंजेस होते हैं जी। उनकी लाइफ। तो वो भी एक ये है। और दूसरा, बेसिकली द सब्जेक्ट ऑफ दैट सीरीज ये था कि जेनजीज वर्सेस मिलेनियल्स जी। एट अ कॉर्पोरेट वर्क प्लेस। तो ये दोनों जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन्स हैं, ये जनरेशन्स जब एक साथ किसी ऑफिस में आते हैं, कॉर्पोरेट प्लेस में, हाँ तो जी। वहाँ पे क्या दोनों का एक पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा उस जी। जॉब की तरफ देखने का। कि वो होता है ना कि पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जनरेशन के लिए। हाँ जी। और जो मिलेनियल्स थे या उसके पहले वाले जनरेशन थे, वो हार्ड वर्क, 24 घंटे काम करना, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे, उस जी। सोच विचार के थे। हाँ तो जी। ये जब दो थॉट प्रोसेसेस एक साथ कोलाइड करती हैं, तो ड्रामा होना तो लाजमी है। जी। एंड फिर वही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे उतना जी। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जी। आसपास काफ़ी इन लोगों को मैंने देखा था जी। जो कॉरपोरेट कल्चर में काम कर रहे हैं। वहाँ के चैलेंजेस से मैं अवेयर था। जी, मतलब बाकी उसके साथ भी आपने उसे मतलब एक सोशल मतलब एक तरीके से जो है हार्डशिप में ना प्रेजेंट करके उसे उसे ऐसा कॉमेडी दे दिया। मतलब आपका जो ये कंक्लूजन आपने बताया कि दो में जो एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है मिलीनियल जेनजी के वर्किंग स्टाइल में, या आपका जो है हम्म। मतलब बहुत सारी चीजों में डिफरेंट है, अप्रोच है, सोचने के तरीके में डिफरेंट है, एक वर्क बैलेंस है उसमें जो डिफरेंस है, उसको एक कॉमेडी स्टाइल में फ्रेम करना एंड उसके बाद में प्रेजेंट करना, वो भी एक तरीके से डिफरेंट अप्रोच होता है कि एक सीरियस वे में भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में कि बॉस और कलीग के बीच में जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है,
एंड सेकेंड होता है कि कॉमेडी फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो क्या कॉमेडी डायरेक्ट करना भी चैलेंजिंग होता है? बहुत ज्यादा, जी। बहुत ज्यादा। क्योंकि मैंने लिखी है काफी कॉमेडीज। एंड मेरी पहली फिल्म जो थी, जी। जो पार्टी नाम की, वो भी एक मैड कॉमेडी फिल्म थी। जी। तो वो मेरा पर्सनल एज ऑडियंस, मुझे कॉमेडीज देखना बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो जी। मेरी वो ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छी कॉमेडी फिल्म करूं। जी। और वो एक ऐसा जॉनर है ना कि वो मतलब बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको आपको बांध के रखता है। जी। कॉमेडीज आप एक साथ देख सकते हो, या आप कॉमेडीज क्या कहते हैं, सोशल गैदरिंग्स की तरह होता है कोई किसी जी। कॉमेडी फिल्म का स्क्रीनिंग। जी। तो वो बहुत मजा, क्योंकि लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस हैं हमारे सबके। तो हंसाना बहुत जरूरी है किसी न जी। किसी से। जी। मैं पर्सनली देखना पसंद करता हूँ, तो मुझे वो जी। करनी भी है। और ये पर्टिकुलर सीरीज का जो सब्जेक्ट था वो बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, अगर हम ऐसे बात हाँ करें तो। जी। हाँ जी। लेकिन इस तरीके से अगर उसको बयां किया गया होता तो शायद वो थोड़ा प्रीची लगता, हाँ भाषण जी। लगता। जी। और इसीलिए उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जी। ह्यूमर को उसमें पिरो के उसको बताना बहुत जरूरी था। जी। एंड आई आई गेस वी आर क्वाइट सक्सेसफुल जी। इन डूइंग सो, डेफिनेटली सो। क्योंकि काफी अच्छा उसको हाँ रिस्पॉन्स है। जी। जी, मतलब एंड लोग रिलेट तो कर पाते हैं, साथ में उसे एक तरीके से ह्यूमरस स्टाइल दे देते हैं, वो और ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इंस्टेड कि वो सीरियस ना हो के उस चीज पे। करेक्ट। जी सर। बाकी सर, बजट और प्रोडक्शन स्केल के मामले में, मतलब जब एमएक्स प्लेयर के साथ में काम कर चुके हैं आप, मराठी के जो सिनेमा है उसके साथ में काम कर चुके हैं, टीवी शोज के साथ कर चुके हैं, एंड लाइव मीडिया के साथ में भी कर चुके हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है, आप जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम कर चुके हैं, तो उनका प्रोडक्शन स्केल क्या रहता है या बजट क्या रहता है, डिफरेंस कैसे रहता है सब में? बेसिकली किसी एक प्लेटफॉर्म में भी दो अलग अलग शोज का बजट अलग अलग हो सकता है। जी। ऐसा कोई हाँ जी। डेफिनेट ऐसा कोई जी। अमाउंट नहीं है कि, जी। हाँ, आपको एक दायरा दिया जाता है कि इसके आगे आप नहीं जाओगे। जी। बट द बजट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। हाँ जी। आप स्क्रिप्ट में क्या क्या है, क्या आप बताना चाहते हो, तो एवरी प्लेटफॉर्म एंड एवरी स्क्रिप्ट जी। comes with different kind of requirements of cost। जी। और वो एक बहुत चैलेंज होता है कि आपको हर बार उस दायरे में रह के जी। आपको बेस्ट देना है। जी। तो जो बेस्ट पॉसिबल है, जी। अचीवेबल है, उसमें वो जी। आपको करना है। जी। तो काफी फर्क है ओटीटी, हाँ जी। टेलीविजन। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि प्लस एंड माइनस हर माध्यम समझ में है। रही हूँ। जी। जो टेलीविजन के बजट थोड़े से कम होते हैं, लेकिन आपको एक लॉन्गर असाइनमेंट मिल जाता है, तीन हाँ सौ जी। साढ़े तीन सौ एपिसोड का जी, एक पहले स्टेबिलिटी साल मिल का। जाती है, फाइनेंशियल अगर, स्टेबिलिटी मिल जाती है। जी। हाँ, एंड देन ओटीटी जो है, ओटीटी में 8-10 एपिसोड ही होते हैं, इसीलिए उसका अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हाँ जी। लेकिन उसके लिए एज अ मेकर आप देखो तो टेक्निकल एक्सपेक्टेशंस भी जो है बहुत ज़्यादा, जो मतलब राइट फ्रॉम द कैमराज वी यूज जी। फॉर डिफरेंट मीडियम्स। तो वहाँ से ही फर्क शुरू होता है। तो जितना बजट है उतना खर्चा भी है। ऐसा हाँ नहीं है जी। कि वहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं तो बहुत लोग ज़्यादा पैसे कमाते होंगे, लेकिन वहाँ पे खर्चा भी तो बढ़ता है। हाँ जी। जी। तो वो हर मतलब। एक प्लेटफॉर्म जी। का अपना अपना ये है, जी, प्रोफ एंड कॉन्स है। जी। स्टाइल ऑफ वॉकिंग है। एंड कॉस्ट के आप जो कहते हैं वो दायरे अलग अलग हैं। जी, डेफिनेटली सर। बाकी सर, आपके शो के बारे में ही हम बात कर रहे थे, फिर से वही करते हैं, तो मायरी जो आपने जो कैरेक्टर लिखा था वो एक माँ के बारे में है, जो अपनी बेटी के साथ हुए क्राइम के बाद जो भी जस्टिस की लड़ाई करती है, एंड वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव भी है, साथ में एक इमोशनल सब्जेक्ट को भी दिखाता है जो आपने उसे प्रिवेंट करने की कोशिश की है। तो आपकी कोर फिलॉसफी क्या थी जब आप उस कहानी को पूरी तरीके से सेंसिटिविटी के साथ में आप शो कर पाए, साथ में उसमें जो है एक्स्ट्रा भी ना लगे कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रहा है, और लोग रिलेट भी कर पाए स्टोरी से, तो मतलब आपकी क्या उसमें वो थी, पर्सपेक्टिव क्या था जब आप प्रेजेंट कर रहे थे उस कैरेक्टर को? मेरा एक सबसे बड़ी कोशिश मेरी ये रही, जी। वो लिखते वक्त भी और शूट करते वक्त भी, जी। कि भले ही वो सिनेमैटिक है, कहानी देखते हुए हम जी। सिनेमैटिकली प्रेजेंट करना था, जी। लेकिन वो झूठ ना लगे। जी। वो कहीं ना कहीं मतलब सच लगे कि ऐसा हो सकता है। हाँ जी। अगर कोई माँ आज की तारीख में ये डिसाइड करती है, तो जी।
वो ये कर सकती है, इट इज जी पॉसिबल। जी तो ना वो इट इज पॉसिबल के दायरे में रहकर ही हमें वो करना था। जी अदरवाइज फिर वो सुपर वुमन बनने के चांसेस बहुत थे कि उसे सब कुछ आता है और वो सब हाँ कुछ कर जी लेती है। जी तो आपने अगर देखी होगी सीरीज, तो उसमें ऐसे जी कई सारे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे वो तारा भी फेल होती है, हाँ जी तारा भी हार जाती है, टूट जाती है, उसके जी हाथों से चीजें फिसलने लगती है। हाँ जी एंड तो दैट स्मॉलर डिफीट्स मेक्स दैट कैरेक्टर बिलीवेबल एंड जी रिलेटेबल जी आज के लिए, ऑडियंस जी के लिए। जी तो वो सबसे बड़ा एक ही जो अपने आप को मैंने कंट्रोल में रखा था कि बहुत पॉसिबिलिटीज होती है वाइल डायरेक्टिंग दिस काइंड ऑफ शोज। आप थोड़ा बह सकते हो, थोड़ा सा जी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो कि थोड़ा सिनेमैटिक करते हो, थोड़ा एक्शन इसमें डाल लेते हैं, मजा आता है वो शूट हाँ करते हुए। जी लेकिन वो नहीं करना था, जो एक्शन जी हो जो बिलीवेबल जोन में जो है, हाँ जी वही एक्शन मुझे कर। जी आपने So वही that प्रेजेंट was किया। the biggest restriction I have put on myself जी while shooting my reel. जी बाकी फिर उसमें भी एक सीन है जब आप जो है फाइडी उधर और जो तानवी मुरली जो प्ले करती है उसमें एक ट्रॉमा वाला सीन है। तो वो डायरेक्ट करते फिर भी मतलब उनकी मेंटल या इमोशनल वेलबींग को जो है सेफ गार्ड करने के लिए आपने फिर पे मतलब क्या चीजें मतलब प्रिवेंट की। सी ऐसे सीन्स होते हैं ना, वो शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है, जी क्योंकि एक्टर्स के लिए भी वो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है। जी तो उसके लिए मैंने कुछ थोड़ा सा अलग ये किया था। फॉर्चुनेटली मेरे पास जो एक्टर्स थे उसमें, वो सारे के सारे बहुत ही कमाल के एक्टर्स थे। जी तो ऐसा नहीं था कि कोई कम था। मतलब सागर देशमुख थे, सई देवधर हाँ जिन्होंने जी तारा प्ले किया, काफी एक्सपीरियंस्ड एक्टर है। तन्वी मुंडले जिन्होंने बेटी का रोल किया हाँ था, जी वो भी काफी काम कर चुकी हैं, काफी अच्छे एक्टर हैं। जी तो मेरे लिए आधा काम आसान हो चुका था कि मुझे जी उनके बारे में कोई स्ट्रेस लेने जी की जरूरत नहीं थी। मैंने जो ब्रीफ किया जी था वो फॉलो से वो मुझे पता था। जी अब क्या होता है ना, कोई सीन तो वो बार बार करते हैं, हाँ अलग जी अलग एंगल से 3 4 बार एक ही सीन शूट करना होता है। जी तो आर्टिस्ट की जो इंटेंसिटी होती है ना कहीं, वो थे 5वें टेक में इतना बड़ा सीन है, इतना स्ट्रेसफुल सीन है, हाँ तो जी कहीं ना कहीं एक 10 15% इंटेंसिटी कम होने की पॉसिबिलिटी होती है। जी तो इसमें ये होता है कि आमतौर पे हम करते हैं कि वाइडर शॉट पहले लेते हैं जी थोड़ा सा, एंड देन हम जी क्लोजअप शॉट्स लेते हैं। हाँ जी लेकिन पर्टिकुलर ये सीन शूट करते वक्त मैंने उल्टा किया। जी मैंने तारा का क्लोजअप पहले शूट किया जी ताकि क्लोज उनकी जो फुल ऑन इंटेंसिटी है, 100% इंटेंसिटी है, वो मुझे उनकी क्लोजअप में चाहिए थी। हाँ जी तो मैंने वो शूट करते वक्त उल्टा शूट किया। हाँ जी तो वो थोड़ा सा अलग कोशिश हमने की थी, जी और फिर वाइडर में चौथा टेक जो था वो वाइडर में था। जी तो जी ऐसे कई चीजें आपको करनी पड़ती है, क्योंकि जी एक्टर्स मशीन नहीं है, हाँ जी वो भी इंसान जी है। एंड वो भी थक सकते हैं, वो जी भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उनका भी अपना अपना एक पर्सनल लाइफ होता है, हाँ प्रोफेशनल जी लाइफ अलग चल रहा होता है। फोन्स आते हैं, और ये मोबाइल फोन है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जी तो सबके लिए, नॉट जी ओनली फॉर एक्टर्स बट जी ऑल ऑफ अस, जी क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ मैसेजेस ये हाँ सब जी कुछ चलता वो है, और वो चलता रहता जरूरत है आज की जी लाइफ की। तो जी अवॉइड भी नहीं कर सकते हम। जी तो वो समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला जो काम कर रहा है एक्टर, वो भी इंसान है, एंड वो भी थक सकता है, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जी सकता है। तो जी इसीलिए आप बतौर डायरेक्टर उस एक्टर को कितना कंफर्टेबल फील कराते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ जी अच्छा एक्टर है, ऑब्वियसली सारे जो काम करते हैं अच्छे ही एक्टर जी हैं, एंड बस उनको आप जितना कंफर्टेबल फील कराओगे, महसूस कराओगे, जी उतना और अच्छा जी वो आउटपुट वो आपको परफॉर्मेंस देंगे। फिनांस होके वो आपको दे पाएंगे। जी डेफिनेटली या सर। जी मतलब आपने अप्रोच का भी एक डिफरेंट तरीका बताया कि अगर कोई भी डायरेक्टर जैसे अगर कुछ शूट कर रहा है और उसे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा टेक्स आ सकते हैं या काफी ज्यादा अलग अलग जैसे आपने बोला एक क्लोज अप शॉट होता है एक थोड़ा आपका जो है फ्रॉम अ डिस्टेंस शॉट होता है। तो उसमें भी एक वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आप लोगों का कि आप कैसे टाइप के कैरेक्टर को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो वो भी एक डिफरेंट राइट। अप्रोच है आई थिंक जो आपने पहले स्टार्टिंग में भी बोला कि डायरेक्शन की भी टेक्निक्स होती है ऐसा नहीं है कि किसी ने सोचा कि वो डायरेक्टर बन जाएगा एंड वो नेक्स्ट डे जाके सेट पे काम करना शुरू कर दे। तो आई थिंक वो टेक्निक है इट्स वन ऑफ द टेक्निक जो कि एक्सपीरियंस से आती है।
राइट। जी। बाकी फिर इस शो के लिए जैसे आपने तन्वी मुरली को कास्ट किया, फिर मनफी जो सर्वाइवर के रूप में कास्ट किया, तो एक्टिंग स्किल के अलावा जो है उनकी परफॉर्मेंस में आपने ऐसा क्या खास देखा कि आपको लगा कि ये कैरेक्टर को जो है ये सिर्फ विक्टिम नहीं बल्कि एक मतलब जो सर्वाइवर होती है इस कैरेक्टर का, कि उन्होंने सर्वाइव भी किया है, तो उसके रूप में वो पोर्ट्रे कर पाएंगे और उसके लिए जो है वो मतलब स्टैब्लिश्ड है। बेसिकली तन्वी का एक शो मैंने देखा था, एक टीवी शो करती थी। जी। तो उसके काफी एपिसोड्स मैंने देखे थे। हालांकि मैंने कभी उनसे मेरी बात नहीं हुई थी इससे पहले, या मैंने कभी काम नहीं किया था, बट जी। उनका वो शो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और लिखते वक्त जो किरदार सामने आता है ना, आपके विजुलाइज आप करते हो, एक जी। बेसिक रेफरेंस होता है हर राइटर जी। के सामने। तो उस रेफरेंस के काफी करीब जाने वाली वो थी। हाँ जी। तो फिर भी ऑडिशंस तो हुए थे, काफी ऑडिशंस हुए थे। एंड फिर जो होता है ना कि पहली बार आपको जो दिमाग में आपने सोचा है, हाँ उससे जी। काफी करीब जाने वाले उनके परफॉर्मेंस तो अच्छा ही था उनका, जी। मतलब वो अच्छे एक्टर है ही। तो बस वो एक इस किरदार में कितना फिट हो रही है, हाँ वो जी। हमें देखना था। एंड वो भी, मतलब वो होता है ना कि वो होना होता है तो हो ही जाता है जो हाँ लिखा जी। हुआ है। जी। उनकी डेट्स का कुछ इशू था तभी, मुझे याद है जितना, कि कुछ और भी कमिटमेंट्स थी और हमारी जी। डेट्स भी हिल रही थी शूट हाँ की। जी। तो समय ऐसा आया था कि शायद नहीं कर पाएंगे एक साथ, जी। ऐसा ये आया था। लेकिन फॉर्चुनेटली वो कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो सॉल्व हो गए डेटों के। जी। एंड देन शी वाज ऑन बोर्ड। एंड जी। वो एक इनोसेंस जो चाहिए था ना उस कैरेक्टर जी। के लिए, हाँ जी। वो उनमें भरा भरा भरपूर जी। है। मतलब रियल लाइफ में भी वो काफी नाइव एंड इनोसेंट गर्ल है। जी। तो उसके लिए वो काफी जी। क्या कहते हैं कि बहुत ही इजी था जो फर्स्ट पार्ट था वो करना, लेकिन उसके बाद वाला जो ट्रॉमेटाइज्ड हाँ पार्ट है, जी। वो करना ज्यादा डिफिकल्ट हाँ रहा जी। होगा उनके लिए। जी। क्योंकि वो नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल भी हाँ आपको जी। फील करना होता है जी। उस कैरेक्टर को परफॉर्म जी। करते जी। हुए। बट वो काफी फोकस्ड एक्टर है हाँ एंड जी। काफी डिसिप्लिन्ड एक्टर है। जी। तो उनके लिए उतना मुश्किल नहीं था वो, हाँ जी। जितना, क्योंकि बहुत कम समय में हमने शूट किया था ये, जी। बहुत रश हुआ करता था, तो जी। प्रिपरेशन के लिए भी कुछ ज्यादा वक्त नहीं मिला था। जी। लेकिन वो अपना अपना प्रिपेयर करके आई थी। हाँ जी। एंड बहुत अच्छे से, क्योंकि वो फोकस थी ना, तो हाँ जी। डिस्ट्रैक्टेड नहीं थी। जी। तो काफी आसान होता है ऐसे एक्टरों हाँ के जी। साथ काम करना, जी। जो सेट पे जुड़े आते हैं तो उसके जी। बाद वो सिर्फ एंड सिर्फ वो जी। कैरेक्टर के बारे में जी। सोचते। जी। एंड काफी फन था सही। जो देवधर है उनके तो मतलब काफी पुरानी हमारी पहचान है। हाँ जी। एंड काफी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और हम हमेशा से चाहते थे एक साथ काम करना। जी। एंड वो काफी सीनियर एंड सीजन्ड एक्टर है, हाँ जी। काफी काम कर चुकी। तो हाँ मेरे जी। लिए तो वो आसान था उनके साथ काम करना, क्योंकि ऐसे एक्टरों को बस आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दो तो वो समझ जी। जाते हैं। जी। वो अपना ही स्टडी इतना करके जी। आते हैं, वो चार सवाल आपको पूछते हैं। जी। जी। एंड तो ऐसे एक्टरों के साथ काम करना बहुत मजेदार था। जी। जो जी। तीसरे थे जिन्होंने बाबा का रोल किया था, हाँ सागर जी। देशमुख, हाँ जी। वो भी काफी मराठी फिल्मों में, अभी अभी तो दो तीन वेब सीरीज भी मैंने उनकी जी। देखी, काफी काम जी। किया। जी। मजेदार एक्सपीरियंस था वो शूट करना, क्योंकि जी। पूरा सब एक क्या कहते हैं कि मंडली जमा हो जाती थी, हाँ डिस्कशन जी। होता था। जी। आई एम द काइंड ऑफ डायरेक्टर कि मुझे सवाल पूछने वाले लोग अच्छे लगते हैं, जी। जी। मुझे डिस्कशन करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, जी। कि वो खुद अपना कुछ अपनी सोच लेकर आए, हाँ अपना एक जी। ओपिनियन लेकर आए। जी। जी। ओपिनियन तभी बन पाता है जब आप उस पर्टिकुलर चीज जी। के बारे में सोचते हो। हाँ जी, जब आप कैरेक्टर तो स्क्रिप्ट को वो बार बार पढ़ते होंगे एंड उसके बाद उन्हें चैलेंजेस आते होंगे कि मे बी ऐसा क्यों है, या उस कैरेक्टर में जो घुसने की जो कोशिश करते होंगे। जो जी। पढ़ता नहीं है, जो सोचता नहीं है, उसका ओपिनियन ही नहीं हो सकता। जी। तो जो ओपिनियन लेके आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा होता है, जी। एक थॉट प्रोसेस से गुजरे होते हैं, तो मजा आता था वो डिस्कशंस में और सारी चीजों में। और ये जी। सारे तो मंझे हुए लोग थे, हाँ तो जी। मेरे लिए काम थोड़ा सा आसान था। जी।
बाकी फिर आपने अपने प्रोजेक्ट्स में जैसे चिन्मय मल्लेकर के साथ में भी काम किया है, तो उनके जैसे मजबूत एसेंबल कैरेक्टर एक्टर्स जब होते हैं, तो जब कई स्टैब्लिश्ड एक्टर्स जो होते हैं एक बड़े सीन में होते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती है कि हर कैरेक्टर को, हर सीन को एक पर्पस के साथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सके? चिन्मय मांडलेकर जो है वो मतलब काफी सालों से हम एक साथ काम कर रहे हैं। उससे जी। पहले हम अच्छे दोस्त थे। हाँ वो जी। भी मराठी टेलीविजन बहुत अच्छा, बहुत सालों तक लिखते जी। आए हैं। जी। कॉन्टेम्प्ररी राइटर्स थे हम मराठी टेलीविजन के। जी। एंड वो अपने आप में खुद एक बहुत अच्छे लेखक हैं। वो एक जी। अच्छे डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छे एक्टर तो है ही। तो जैसे आपने देखा था, झेंडा नाम की फिल्म मैंने लिखी थी 2010 में, जो जिस फिल्म ने मेरे लिए करियर बदल दिया, थोड़ा सा हाँ नजरिया जी। लोगों का मेरे लिए। जी। उसमें चिन्मय थे। देनेक थी बेगम के दोनों सीजन में चिन्मय हाँ थे। जी। मायरे में भी चिन्मय थे। तो अभी चिन्मय के साथ काम करते वक्त ऐसा लगता है, मतलब ऐसा वो इतना ईज हो गया है ना कि कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। वो अपने आप में वो तैयार होके आते हैं, और जी। शायद उसको पता भी चलता है कि एक आध कोई टेक है तो मुझे अच्छा नहीं लगा है, जी। तो जी। इसका रीटेक करना चाहिए। जी। एंड वो आपको वो दो ऑप्शन देते हैं कि मैं ऐसे भी जी। कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर जी। सकता हूँ। जी। इज क्वाइट फन टू वर्क विथ, एंड वो जी। अच्छे दोस्त हैं। जी। तो स्ट्रेस नहीं होती है। तो बहुत जी। ही आप कहते हैं, बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन जी। हो सकता है। अगर कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगे हाँ तो जी। मैं खुल के उनको बोल सकता हूँ टॉप फ्रेंड कि नहीं, जी। एक्चुअली में मज़ा नहीं आ रहा है। या मेरी कुछ बात एक या मोमेंट हो, या वो कंफर्टेबल नहीं है करने में, तो वो सीधा बोल सकते हैं। तो वो हाँ एक जी। जी। अच्छा रैपो और इक्वेशन होता जी, है ना दो म्यूचुअल फ्रेंड्स के बीच। अंडरस्टैंडिंग पे। जी। हाँ, तो वो काफी है उनके साथ। और मजा ही आता है कि हर बार वो कुछ नया ही लेके आते हैं, हाँ उनके जी। अंदर के एक एक्टर का एक जी। अलग पहलू आपको देखने को मिलता है। जी। तो इट्स ऑलवेज फन टू वर्क विद चिन्मय। जी। डेफिनेटली सो, बाकी एक राइटर होने के साथ साथ आप डायरेक्टर भी हैं, तो उसके नाते जो फिल्म में जैसे जब आप डायरेक्ट करते हैं, तो आपकी क्या टेक्निक रहती है उसमें? मतलब बॉडी लैंग्वेज आप देखते हैं, या एक्टर का जो इंटरनल थॉट प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करते हैं? मतलब आपका खुद का क्या तरीका रहता है करने के लिए, एंड ताकि आप ऐसा डायरेक्टर जो है एक्टर की परफॉर्मेंस को और बेहतर तरीके से निकाल पाए? नहीं, सबसे पहले तो जब रीडिंग होती है शूट में, तो डायरेक्टली जाते नहीं हम। जी। स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसकी रीडिंग होती है, उसका एक बेसिक वर्कशॉप होता है। जी। तब पिच एंड टोन डिसाइड किया जाता है। तब एक्टर्स के साथ मैं डिस्कस करता हूँ कि उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल थॉट प्रोसेस कैसे होता होगा, क्या हाँ हुआ जी। होगा इस कैरेक्टर जी। के साथ। जी। वो अपने कुछ ख्याल लेके आते हैं, सजेशंस जी। लेके आते हैं। तो जी। जो इंटरनल प्रोसेस है, हाँ जी। तो उसके बारे में जो भी चर्चा है वो पहले हो जाती है जी। कि ये ऐसा क्यों रिएक्ट करेंगे इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। कहानी में वो कहाँ जी। किस पॉइंट पे आ रहा है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता हाँ है। जी। एंड उसके बाद जब हम सेट पे जाते हैं, तो सेट पे जो है कि जो आपके एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं, कि वो जी। उसके पहले तो ये भी तय हुआ होता है कि वो कपड़े कौन से पहनेंगे, क्या जी। स्टाइलिंग होगी उनकी, जी। कलर्स कैसे होंगे, जी। किस मूड में है तो कौन से कलर्स होंगे, ये सारी चीज़ें पहले ही जी। तय की जाती हैं। तो बहुत कम चीज़ें बची होती हैं जब आप सेट पे जाते हैं। जी। तो वहां पे तो बस आपको अकॉर्डिंग टू दैट सीन आपको मूवमेंट करना है, एंड बॉडी लैंग्वेज अकॉर्डिंगली थॉट प्रोसेस आपको एग्जीक्यूट कराना है। और तब तक क्या होता है ना, एक्टर ने इतना सोचा होता है हाँ जी। उस किरदार जी। के बारे में जी। कि वो अपने आप उस उनके जी, वो अंदर से ना कैरेक्टर में वो ढल जाते हैं बॉडी उस टाइम लैंग्वेज पे। वैसे ये हो जाता है। क्योंकि इंटरनल जितना ज्यादा आप डीप सोचोगे किसी जी। भी चीज के बारे में, उतना ही वो अपने आप वो ब्रेन हाँ जी। आपको आप अपने ब्रेन को ना प्रोग्राम करते हो एक सर्टन कोड के साथ, कि अगर मैं इस कैरेक्टर को शूट करने वाला हूं तो दिस काइंड ऑफ कोडिंग, दिस प्रोग्राम शुड स्विच ऑन। जी। तो दैट्स फन। जी। मतलब एक तो वो फिर एक एक्टर का टेक हो गया कि एक एक्टर ने स्क्रिप्ट को पढ़ी, एंड उसके बाद उनका क्या एनालिसिस था स्क्रिप्ट को लेके, एक आपके साथ में पहले डिस्कशन हुआ होगा, मे बी मल्टीपल रीडिंग्स और डिस्कशंस हुए होंगे। साथ में एक एक्टर एक स्क्रिप्ट को पढ़ता है, उसने एक पर्सनल एक निकाला उसका, कि जैसे हम रीड करते हैं तो हमारे तो दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज का एक अपना थॉट होता है,
मतलब इट्स नॉट फेमिलर कि जरूरी नहीं है कि जो मैं तो फौजू वो आप भी फौजे। एंड साथ में जो है जब हम्म। वो सेट पे परफॉर्म करते हैं तो उसमें मतलब आपका एक टेक होता है, आपने जब फिल्म लिखी है या आप जब डायरेक्ट कर रहे हैं हम्म। तो एज अ डायरेक्टर आपका टेक है कि मुझे ऑडियंस को ये दिखाना है। एंड एक्टर इम्प्रोवाइज हम्म। करेगा, बट कितना इम्प्रोवाइज करेगा उसका भी एक रिस्ट्रिक्शन रहता है थोड़ा सा। तो उसमें कैसे आप वो करते हैं कि जो आपकी अप्रोच है एक्टर वो चीज परफॉर्म कर पाए जो आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। सी मैं एक्टर्स को फ्रीडम देने वाला डायरेक्टर हूँ। जी। तो मैं उस प्रोसेस में बिलीव करता हूँ कि इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। जी। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा जिसे हर सब कुछ आता हो जी। और उसका हमेशा से उसका ही सही हो, ऐसा नहीं जी। होता। जी। तो मैं ये मानता हूँ कि हर बंदा अपनी एक सोच लेके आता है। यू जी। शुड रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। हाँ जी। आपको एटलीस्ट सुन लेना चाहिए। जी। और कई बार अगर अच्छा सजेशन है तो आपको मान भी लेना हाँ चाहिए, जी। क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट के, उस पर्टिकुलर फिल्म हाँ या जी। सीरीज के बेटरमेंट की, हाँ जी। राइट। जी। एंड उसके जैसे ना एक बेसिक, हर एक कहानी के या किसी पर्टिकुलर एपिसोड या सीन के कुछ एक हम बाउंड्रीज ड्रॉ कर लेते हैं जी। वाइल राइटिंग एंड डेवलपिंग जी। इट। तो क्या वो पर्टिकुलर जो चीज़ है, जो बदलाव है, वो उस बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं, हाँ जी। तो फिर मैं वहां रुकता हूँ। जी। उसके अंदर रहकर जी। अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से अलग तरीके से अगर वो करना चाहते हैं, जी। कई बार तो मैं तो ये हमेशा से कहता हूँ कि ये डायलॉग्स मैंने लिखे हैं, हाँ जी। आपको आपके तरीके से बोलने, आप बोलिए। जी। मैं उतना कभी कभी कुछ कुछ लाइंस होती हैं जो हाँ जी। वैसे के वैसे उस मीटर में आना बहुत जरूरी होता है, तो जी। वहां पे थोड़ा सा मैं हेडस्ट्रॉन्ग रहता हूँ। हाँ जी। अदरवाइज आमतौर पे मेरा ये होता है कि आप मुझे फीलिंग पहुंचा रहे हो ना, जी। जो आपको करना है, जो आपको जी। बताना है आपके कैरेक्टर को, जी। वो आपकी फीलिंग और इमोशन अगर मुझ तक आ रही है जी। तो वो ऑडियंस तक वर्ड्स भी पहुंच जाएंगे। जी। ठीक है, थोड़े मैटर बहुत नहीं यहाँ करेगा। वहाँ हो जाए तो। जी, डेफिनेटली सो बाकी सो एक मेरा क्वेश्चन रहेगा, जो भी एस्पायरिंग जो भी एक्टर्स है, जैसे हम सुनते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि स्पेशली मुंबई आते हैं, मतलब मैं स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के लिए पूछ रही हूँ, जो थिएटर कर चुके हैं, जैसे आपने भी स्टार्टिंग थिएटर से की है, तो आपका एक थिएटर का भी बैकग्राउंड रहा है, और दिल्ली में या फिर मुंबई में भी हम सोचते हैं कि काफी सारे थिएटर ग्रुप्स हैं जहाँ पे एक्टर्स आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। मैं नॉर्मली बाहर वाले की हम्म। बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट करना मतलब जो मुंबई में है उनके लिए भी आई नो स्ट्रगल तो है ही, बट उनके पास एक वो है कि वो बाहर से नहीं आ रहे हैं, कि उनका एक बेस मिल गया है। तो जो दिल्ली वगैरह से जो निकल के आ रहे हैं, या जो रीजनल अलग अलग स्टेट्स जो इंडिया के हैं वहां से निकल के आ रहे हैं, मुंबई आने का प्लान कर रहे हैं, और कुछ सिनेमा में करने का या फिर कुछ रीजनल सिनेमा में भी करने का ट्राई करने का सोच रहे हैं। तो उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस रहेगी कि उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, और क्या एक्चुअली में आना भी चाहिए कि बिना किसी स्टार्ट प्रोजेक्ट के। हम्म। नहीं, सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छा ये टॉपिक निकाला। मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ कि जी। आई वॉज क्वाइट फॉर्चुनेट इनफ वाइल ड्यूरिंग माई स्ट्रगल डेज, क्योंकि जी। एटलीस्ट मेरा घर था यहाँ पे, हाँ जी। तो परिवार के साथ था। जी। एंड वो होता है ना कि रात को घर जाकर आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हो। जी। वो एक सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। जी। और मुझे ये आजकल जो बच्चे आते हैं अलग अलग शहरों से, जी। मुंबई में, जो मेरे साथ काम भी करते हैं, मेरी टीम में भी बहुत लोग हैं ऐसे। जी। तो मेरे मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये मुश्किल है। ये जी। आपको किसी और शहर से अपने परिवार से दूर आकर रहना है, खुद अपने अपनी जो जिम्मेदारी है सर्वाइवल की या करियर की, वो अपने कंधों पे अकेले उठानी है। बहुत भीड़ है इस शहर में, उस जी। भीड़ में कहीं खोना नहीं है, जी। डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, अपने जी। गोल को, अपने लक्ष्य को सामने रखना है। तो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दीज गाइज जो बाहर के शहर से, दूसरे शहर से जी। मुंबई में आते हैं एंड सक्सेसफुल होते हैं यहाँ पे। तो नए आने वाले लोगों का तो, लोगों के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल आइए, जी। यू आर मोस्ट वेलकम। एंड लेकिन एक गोल लेकर आइए और एमलेस मत आइए, मैं जाऊंगा और मैं जी। कुछ भी कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। फिर यहाँ पे वो फाइंड आउट करने में आपके कुछ साल निकल जाएंगे। हाँ जी। एंड वो आपका ग्रीन पीरियड है आपके करियर जी। का। जी। तो सबसे पहले तो सोचिए
कि मुझे करना क्या है, इस क्षेत्र में मुझे जाना है, जी मुझे जी ये फील्ड एक्साइट करता है, जी सुपर। लेकिन मुझे इसमें करना क्या है? क्या मैं जी राइटर बनना चाहता हूँ, और मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। जी और दूसरा एक बहुत अहम ये होता है ना, अपने आप को एनालाइज करना कि मुझे क्या करना है, और दूसरा ये है कि मुझे क्या करना ज्यादा अच्छा आता है। जी। एक चीज होती है कि आपको हर बंदे को भगवान ने कुछ एक हुनर दिया है। हाँ जी तो अपने अंदर का जो हुनर है ना, वो हुनर को पहचानना बहुत जरूरी है जी कि मैं किस चीज में मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैं अच्छा कर सकता हूँ। अगर उस इसको लेकर आप क्वालिटी को लेकर आओगे, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जी तो मेरा ये है कि किसी भी माध्यम को आप नीचा मत देखिए, जी कि बतौर एक्टर अगर आ रहे हो यहाँ पर, तो या राइटर आ रहे हो, डायरेक्टर जी। बनने के लिए आ रहे हैं, तो काम बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ क्योंकि जी ये मैं टीवी नहीं करूँगा, मैं डेली सोप्स नहीं करूँगा, ऐसा बोल के घर पे बैठने जी से कोई मतलब नहीं, जी कुछ हासिल नहीं होगा। जी आप जितना सेट पे रहोगे, आप जितना जी कैमरा के सामने रहोगे, लोगों से मिलोगे, तो जी। जो नेटवर्क बनता है ना, जो हाँ एक जी आपके कनेक्शंस बनते हैं यहाँ पे, आपके कनेक्शंस की वजह से आपको काम मिलता है, और आपके टैलेंट की वजह से वो आपके पास टिकता है। हाँ जी जी। ये ये आपने वो बहुत ही काफी बड़ी बात इम्पोर्टेंट। की है कि वो आपके कनेक्शंस के कारण बन रहा है एंड टैलेंट की वजह पे वो टिकेगा आपके पास, नहीं तो नहीं रहेगा एक हाँ, पॉइंट। और कनेक्शन जरूरी नहीं कि अपने पहले से हो। जी आप आकर थिएटर करते हो, आप कुछ छोटा सा टीवी शो करते हो, उसके बाद तब आपका ना एक यूनिवर्स बनने लगता है, आप जी लोगों से मिलने लगते हैं। जी। कल हॉरिजन उसी एक्सपैंड सेट का होती कोई, है। जी हाँ, और उसमें से कोई एक बंदा होता है जो किसी और सेट पे होता है, जहां पर किसी फिल्म में एक रोल के लिए एक्टर की जरूरत है। तो ना उसके जहन में आप रहते हो कि अरे, ये बंदे के साथ मैंने फलाना काम किया था, हम्म, टीवी शो में काम करता था, जी वो फिल्म में काम करेगा क्या? तो आपके पास जी। वो काम लेकर आता है हाँ जी आपका नेटवर्क। एंड जी। देन फिर वो आपका, जर्नी आपके शुरू अंदर होती जो हुनर है, टैलेंट है, वो वो काम करने में और अच्छा करने में आपकी है। मदद करता है। जी जी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है, जी आपका एटीट्यूड। यहाँ आने के बाद आपको, देर इज नो बडी इज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड, ये मेरा मानना है। बस हाँ अलग जी अलग सिचुएशन में लोग अलग अलग बिहेव करते हैं, जो जी शायद उस सिचुएशन में आपको अच्छा नहीं लगता। जी तो दैट्स व्हाई यू थिंक कि दे आर रॉन्ग। जी जी सर। तो हर एक बंदा अपने अपने तरीके से अपनी जगह पे सही है, ये सोच के आगे बढ़िए, एंड देन यू विल नॉट लुक बैक। जी मतलब एक स्किल सेट मेंटेन करके आइए, कुछ थिएटर करके आइए एंड विद डायरेक्शन के साथ में आइए, एक गोल के साथ में कि आपको किस फोकस डायरेक्शन में आना है जाना यहाँ पे कि हाँ, मुझे है। क्या करना है मुझे पता होना चाहिए, और जी देन मेरे सामने जो काम आए वो मैं करूँगा। जी फिर इनिशियली आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि जी आपका यूनिवर्स ही नहीं बना है यहाँ पे। जी आपको लोग जानते नहीं, आपको लोग जानना शुरू तब होंगे जब लोग आपको देखेंगे जी छोटे पर्दे पे, छोटे शो में, यहाँ अरे एक्टर देखा हुआ है इसको, ये कमाल है, जी या ये राइटर है ना, ये इतना अच्छा है, इसको अगर एक अच्छी फिल्म दी जाए तो अच्छा लिखेगा। जी तो ये बहुत ही जी। इम्पोर्टेंट। आपको एक स्क्रैच से बिल्डअप करने की जरूरत है, मतलब एक स्क्रैच से बिल्डअप करने के लिए आपको नेटवर्किंग वगैरह की काफी ज्यादा जरूरत है। कोई भी काम छोटा बड़ा तो नहीं होता, तो हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। मतलब आपकी जर्नी जो आपने बताई उससे भी मतलब कि आपने हर तरीके का काम किया। स्टार्टिंग में जब आपने ऑलरेडी बोला कि मैंने 2 साल तक कोई छुट्टी नहीं ली थी, तो वो भी क्योंकि आपका इंटरेस्ट था कि वो डायरेक्शन सीखनी है। राइटिंग आपको मिल गई थी बट आपको डायरेक्शन में हम्म। जाना था, तो आप सेट पे गए, आपने सीखा। तो आई थिंक लोग भी उस जर्नी से कुछ इंस्पायर होंगे। आई थिंक सो कि एक डायरेक्शन की काम करते रहना चाहिए एंड एट द एंड ऑफ द डे आप एक पॉइंट के बाद में मे बी कुछ साल लग जाए बट सक्सेसफुल हो जाएंगे। या जी डेफिनेटली। सो बाकी सर आपने किताबें भी काफी पढ़ी, आपने किताबों के बारे में मेंशन भी किया था काफी। तो कोई ऐसी 2 या 3 बुक्स जो आपको लगता है कि हर किसी को पढ़नी चाहिए, या फिर मतलब आप ऐसे भी बता सकते हैं कोई राइटर एक्टर डायरेक्टर जो है उन्हें ये बुक्स पढ़नी चाहिए, या कुछ भी मतलब रैंडम ऑडियंस के लिए बता सकते हैं। अगर मतलब राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो सिडफील्ड सर की बुक है 3 एक्ट्स, जी जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वो आपको पढ़नी चाहिए। जिसमें आपको पूरा जो 3 एक्ट स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है उसमें विथ एग्जांपल्स। जी तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके उपरांत तो
साहित्य इतना है, मतलब जी किस एक किताब का मैं नाम लूं या किस एक ऑथर का नाम लूं। मराठी में तो मराठी जी। लिटरेचर इज हाँ जी। रिच लिटरेचर। तो जी। पुल देशपांडे साहब से लेकर हमारे आज के दौर के जो लेखक हैं, उन तक सब कुछ अलग अलग वर्टिकल्स में सबने अच्छा अच्छा काम किया है। हाँ जी। अब थोड़ा सा क्रॉस जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत जी। बार ऐसा होता है कि हम अपने ही कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मेरे बारे में भी हुआ। मैंने हाँ काफ़ी जी। मराठी साहित्य पढ़ा। जी। मराठी में हर तरीके का साहित्य पढ़ा। दमा मिरासदार साहब जो जी। थोड़ा रूरल स्टोरीज लिखते थे, जी। पुल देशपांडे साहब जो मतलब लेजेंड है मराठी जी। लिटरेचर के। जी। तो रंजीत देसाई हैं, जो हिस्टोरिकल काफ़ी नॉवेल्स उनकी बहुत फेमस रही है। जी। तो ये सारी जो हैं, ये मैंने ज़्यादा पढ़े। लेकिन कन्नड़ा साहित्य भी है, बंगाली जी। साहित्य है। हाँ जी। तो ये साहित्य भी चाहिए। तो हर जी। भाषा का अपना अपना एक अपनी ब्यूटी होती है हाँ साहित्य जी। की। उसका एक जी। जो अनुवाद है, क्योंकि वो भाषा अभी सीखना मुश्किल है इतने जल्दी जी। कि वो हम पढ़ पाए। लेकिन उसके जो अडेप्टेशंस है हाँ जी। वो अवेलेबल होते हैं। जी। तो अब मेरी कोशिश पिछले कुछ सालों से वही चल रही है कि मैं अलग भाषाओं में जो लिखी हाँ हुई जी। कहानियां हैं, साहित्य है, जी। वो पढ़ने की कोशिश कर रहा जी। हूँ। इंग्लिश साहित्य पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ अलग परसेप्शन देता जी। है आपको। जी। आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर जी। वर्ड्स लाइफ, जी। अलग चीजें हमें पता चलती है। तो ये पढ़ने के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि अक्रॉस कल्चर्स एंड अक्रॉस लैंग्वेजेस लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करें। जी। क्योंकि जितना हम अपना खुद का कल्चर हमें प्यारा होता है जी। या हम उसको जानते हैं, तो दूसरे कल्चर्स के बारे में जानना भी बहुत जी। ज़रूरी है, जी। क्योंकि हर कल्चर की पर्सपेक्टिव अपनी एक खुलता खूबी है। होती है। जी। जी क्या डेफिनेटली सर। बाकी फॉर ऑडियंस के लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, एनी मैसेज जो आप देना चाहेंगे, मे बी मराठी सिनेमा से रिलेटेड, मे बी रीजनल सिनेमा की ग्रोथ से रिलेटेड, और समथिंग इन ऑल जो आपको लगे कि आपका मैसेज होना चाहिए टू द सोसाइटी एंड सिनेमैटिक वर्ल्ड। मेरा तो एक ही मैसेज है ऑडियंस के लिए कि भले ही वो रीजनल फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो, जो थिएटर के लिए बनी है, आप प्लीज़ थिएटर में जाके देखिए। हाँ जी। क्योंकि आप थिएटर में नहीं जाएंगे तो वो कैसे सरवाइव कर पाएगा वो मीडियम। जी। क्योंकि थिएटर में सिनेमा देखना एक अलग एक्सपीरियंस है, वो एक जी। अलग अनुभूति देता है। तो कीप वॉचिंग सिनेमा इन थिएटर्स, कीप वॉचिंग सीरीज ऑन योर मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन सेट्स, जी। एंड कीप वॉचिंग लविंग टेलीविजन शोज। तो हर माध्यम आपके अलग अलग दिन, आपके अलग अलग मूड और आपके अलग अलग मतलब कंफर्ट के हिसाब से बनाया गया है। हाँ तो जी। उस कंफर्ट के हिसाब से हर माध्यम को उतना ही जस्टिस दीजिए। जी। हर माध्यम प्यारा है, बहुत मेहनत लेके लोग काम करते हैं और जी। बनाते हैं चीजें। जी। अगर अच्छा नहीं लगा तो उसको उसका रिव्यू देना या उसको उसके बारे में जो भी आपको लगे, आपका ओपिनियन पेश करना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान भी है। लेकिन इसके पहले पहले देखिए जाकर। जी। तो देखने के बाद फिर आपको वो एक राइट ऑफ एक्सप्रेशन मिल जाता है उसके हाँ बारे जी। में बात करने का। जी तो डेफिनेटली। यही मेरे रिक्वेस्ट। जी डेफिनेटली। एंड फिर इट वॉज अ वेरी लवली टॉकिंग टू यू रिगार्डिंग आपके जितने भी शोज रहे, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा, आपने काफी इंसाइटफुल चीजें शेयर की सिनेमा से रिलेटेड, थिएटर से रिलेटेड, टीवी शो से रिलेटेड, एंड इनफैक्ट इंस्पायरिंग आर्टिस्ट को भी एक मैसेज दिया, एक डायरेक्शन दी कि अगर कोई आना चाहता है इंडस्ट्री में कैसे आ सकता है, एंड मोर अबाउट रीडिंग एंड इंसाइटफुल कन्वर्सेशन की साहित्य हमें पढ़ना चाहिए, अपने कल्चर से जुड़ना चाहिए, जानना चाहिए। And for thank you so much for making out time for this and making this possible. Thank you so much, sir. थैंक यू। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू वंदना जी, एंड थैंक यू सो मच मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। जी। एंड मैं आप मेरी शुभकामनाएं देता हूँ आपके इस पॉडकास्ट को, शब्दों का सफर। जी। बहुत सारे एपिसोड्स, बहुत बड़े बड़े जी। असामी आपके इस शो में आए, एंड लोग उतना ही प्यार करते रहे, होगा प्यार बढ़ता रहे। हाँ थैंक जी। यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और ऐसे ही नए एपिसोड्स को देखने के लिए आप शब्दों के सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।